बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे आप लोगों के रोजे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे जुम्मतुल विदा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हैं। बहुत फास्ट रमजान, मतलब हर दफा ही फास्ट होता है, मगर ये वाला रमजान कुछ ज्यादा फास्ट नहीं। अभी तो शुरुआत। ये जब गुजर जाता है हाँ, फिर लगता है हाँ लगता हमेशा ये लगता खैर, लेकिन ये बहुत ज्यादा, मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अभी हाँ स्टार्ट हुआ था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था अभी जब लास्ट अशरा स्टार्ट हुआ कि ये लास्ट अशरा चल रहा है हमारा। शुरू होते मौसम वगैरह अच्छा था ना तो इस वजह से कोई मतलब इतना इशू नहीं होता था। हाँ ये बात है, वाकई मौसम भी बड़ा अच्छा था। और जाहिर है कि आखिरी दिनों में फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर पता ही नहीं चला। आईबीए में पता चलता था थोड़ा बहुत रोजी का। चलें जी, तो अपने ट्रैक पर वापस आते हैं। अम, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि जाहिर है इसके बाद आपकी ईद ब्रेक हो जाएगी और हम आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं ईद से पहले। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। चैप्टर तो हमारा चलता ही रहेगा, जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। मगर आपको जैसे कि पता है कि हम इस वक्त ऑनलाइन मोड में स्विच हुए हैं और कुछ नहीं पता कि ईद के बाद भी हम फिजिकल कैंपस पे वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी। तो जाहिर है पिछली दफ़ा की तरह ही यहाँ पर भी हमारे पास कुछ असेसमेंट स्ट्रेटजीज में चेंज है, क्योंकि ज़ाहिर सेकंड मिड फिर से नहीं हुआ है आप लोगों का। तो फिलहाल जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस मुझे हैं वो ये हैं कि जो आपके एक्सपेक्टेड 20 मार्क्स ऑफ सेशनल होते थे, तो वो 20 को मैं 30 कर दूं। ठीक है, तो अब आपके जो सेशनल मार्क्स हैं इस वक्त वो 30 हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो अभी क्लियर नहीं है, वो इंशाल्लाह ईद के बाद जब हम फेस टू फेस मिलें या ऑनलाइन मिलें, जैसे में मिलें, बाकी चीज़ें मैं आपको ईद के बाद इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर कर दूंगी। लेकिन अभी जो चीज़ फॉर श्योर है वो ये है कि आपके जो सेशनल मार्क्स हैं वो 30 हो चुके हैं। ठीक है, और उन 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट आपको शायद क्लियर होगी, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ कि वो 30 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है। उस 30 में से 10 मार्क्स हैं आपकी असाइनमेंट्स, वो असाइनमेंट्स जो कि आप मुझे वक्तन फवक्तन एलएमएस पर सबमिट कराते रहें। मैंने पिछले कुछ दिनों से असाइनमेंट्स देना बंद कर दिया था आपको, तो अब मैं जब तक हमारा सेमेस्टर क्लोज हो 1 से 2 छोटी छोटी असाइनमेंट्स आपको और दूंगी, ताकि ये 10 मार्क्स में अकोमोडेट कर सकूं आपकी वो असाइनमेंट्स जो कि आप मुझे रेगुलरली सबमिट कराते रहते हैं। ठीक है, बाकी बच गए 20 मार्क्स। अब उन 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? उन 20 मार्क्स के बारे में मैं आपको शायद पहले ही बता चुकी हूँ, आज और ज्यादा क्लियर कर चुकी हूँ, कर देती हूँ। ठीक है, उस 20 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स हैं, उन 10 मार्क्स के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस, अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं प्रोग्रामिंग के साथ, आप प्रोग्रामिंग को एंजॉय करते हैं और सचमुच इस कोर्स का आप कोई फायदा उठाना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन आपके ऊपर कोई मेरी तरफ से जबर नहीं है, आप जैसे करना चाहें वैसे आप करें। अगर मेरी बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जिस प्रोजेक्ट में, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने इस सब्जेक्ट में सीखे हैं उनको आप अप्लाई करके देख सकें। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस तक तो थोड़ा बहुत हम क्लास में पहुंचे ही थे, लेकिन उसके बाद सिंटेक्स एनालिसिस जब से हमने स्टार्ट किया था तो हमने कुछ भी डेवलपमेंट की साइड से बात नहीं की थी। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि एटलीस्ट लेक्सिकल एनालिसिस तो पूरी क्लास करने के काबिल होगी ही होगी, तो लेक्सिकल एनालिसिस करें। और अगर थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग पर बिलीव करते हैं तो सिंटेक्स एनालिसिस भी करें, एक छोटा सा पार्सर बनाएं और वो पार्सर आप जो है एज अ प्रोजेक्ट सबमिट कराएं। लेकिन ये एक बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे पता है कि इसमें कंसर्न है। ठीक है, वो खुश नहीं है इस चीज से कि मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट असाइन किया है, तो उसी के लिए मैंने आपको फिर एक दूसरा मार्जिन भी दिया है कि अगर आप प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करना चाहते तो ठीक है, ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप टेक अवे इस कोर्स से लेके जाएं। तो दूसरे केस में आपकी टेक अवे एक रिसर्च प्रपोजल हो सकती है। उस रिसर्च प्रपोजल में आपको सबमिट क्या करना है? आपको अपनी एक यूजर डिफाइंड लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन देना है। अभी वो यूजर डिफाइंड लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी अपनी प्रोपोजिशन हो। ठीक है, उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल ना हो, क्योंकि जाहिर है कि आप इस बात को यकीन रखें कि जितने अरसे से आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का पढ़ रहे हैं, उसका कंटेंट इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, उससे बहुत पहले से मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि इंटरनेट पर किस तरह की ग्रामर्स अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के सेकेंडली, अगर आप सेकंड पार्ट पिक करते हैं तो उसके मार्क्स मैं आपको तब दूंगी कि जब आपने वो काम खुद से किया होगा और कहीं से कॉपी नहीं किया होगा। तो आप
आपको एक यूजर डिफाइंड लैंग्वेज जो है वो प्रपोज करनी है। उसमें 2-3 मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, मगर जरूरी नहीं ये सिर्फ आपका जहन खोलने के लिए कि वो यूजर डिफाइंड लैंग्वेज कैसे हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसक्यूएल क्यूरी हम लिखते हैं तो उसका सिंटेक्स एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। उस एसक्यूएल क्यूरी को आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की सूरत में दिखा सकते हैं, या डॉस की कमांड्स होती हैं, लिनक्स की कमांड्स होती हैं हमारे पास, इस तरह की किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को पिक कर लें और उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। या इसी तरह के बहुत सारा आपने कंस्ट्रक्ट्स पढ़ेंगे, प्रोलॉग आप शायद एआई वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ पढ़ रहे हो, तो जो भी आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इंटरनेट पर अवेलेबल ना हो, उसकी आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रपोज कर सकते हैं। सिर्फ सी और जावा को मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि सी और जावा तो पूरी कोर्स में हम लेकर चले हैं ना, उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसकी स्टेटमेंट पूरी बुक में है ही कुछ नहीं सिवाय इसके कि सी और जावा की ग्रामर्स को डिस्कस किया हुआ है। तो सी और जावा एक्सक्लूडेड है, लेकिन इसके अलावा आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लेते हैं, पाइथन उठा लेते हैं, एचटीएमएल उठा लेते हैं, या कोई भी ऐसी लैंग्वेज की जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बहुत ज्यादा बुक्स में डिस्कस ना हुई हो, तो आप उसकी जो है वो अपनी तरफ से एक सीएफजी लिख सकते हैं, ठीक है। या रोमन नंबर्स होते हैं हमारे पास, अगर आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर पे नहीं जाना चाहते तो आपके पास सिंपल वर्जन भी बहुत सारे हैं, आप रोमन नंबर ले सकते हैं, या आप सिंपल इंग्लिश का कोई सेंटेंस ले सकते हैं। सादिया ने कुछ इस तरह का आइडिया डिस्कस किया था। तो जो भी आपका, ये अब आपका काम है सोचना कि आप कोई क्रिएटिविटी दिखाएं और एक अपनी यूजर डिफाइंड लैंग्वेज प्रपोज करें और उसकी ग्रामर पहले बताएं, और उसमें जाहिर है कि आप मुझे फाइनलाइज्ड वर्जन एकदम शेयर कर देंगे तो जाहिर है मेरे लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आपको करना ये है, मैं रूब्रिक खोल देती हूँ और डिस्क्रिप्शन ये मैं एलएमएस पर भी शेयर कर दूंगी आप लोगों से। लेकिन मैं आपसे क्या चाह रही हूँ, अगर आप ग्रामर प्रपोज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप मुझे उसका पहले रफ ग्राफ भी दिखाएं कि आपने क्या ग्रामर प्रपोज की थी, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वर्ड में समझाएं कि ग्रामर क्या है, उसकी एग्जांपल्स बताएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एसक्यूएल क्यूरीज लिखी हैं तो आप मुझे वैलिड 2-4 एसक्यूएल क्यूरीज लिखकर दिखाएं, हो सकता है मुझे एसक्यूएल ना आती हो, तो मुझे बताएं कि ये एसक्यूएल लैंग्वेज ऐसी होती है, और फिर आप उसकी ग्रामर लिखें, फिर उसका आप रफ ड्राफ्ट लिखें, वो भी मुझे सबमिट करें, और फिर आप मुझे दिखाएं कि आपने उसके ऊपर कौन से स्टेप्स अप्लाई किए, लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई की, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव की, व्हाटएवर। तो मैं पूरा ये ड्राफ्ट आपके लिए पढ़ देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इस वक्त आपके सामने। गोल्स क्लियर है, गोल्स यही है कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अपने कोर्स के अंदर, सबसे पहला तो मुझे अश्योरेंस ऑफ लर्निंग चाहिए कि आपने ये कॉन्सेप्ट्स आया कितने ग्रैब किए, कितना अंडरस्टैंड किया है, कितना नहीं किया, और थोड़ी सी मेरी भी अश्योरेंस ऑफ टीचिंग हो जाएगी कि भाई मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया आपको या नहीं पढ़ाया। दूसरी चीज ये है कि फिर अगर आप वाकई एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका काम इतना सारा हुआ होगा तो आप आगे उसको एफवाईपी के तौर पर या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के ऊपर कोई मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ कि आप लोग ग्रुप में काम करें। और ये मैं कोई कंपल्शन जबरदस्ती नहीं, अब जाहिर है हम ऑनलाइन चले गए तो ग्रुप में काम करना डेफिनेटली डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे हमेशा हिंड्रेंस मिलती है। इवन के अगर हम फिजिकल में भी होते हैं, बच्चे ग्रुप में काम नहीं करना चाहते, वो बात मैं समझती हूँ। अक्सर बहुत सारे बच्चों के अंदर ये होती है कि वो खुद से काम अकेले करना चाहते हैं, अकेले अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा ये बहुत बड़ा एक बैरियर बन जाता है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। आपने खुद शायद मुझे देखा हो, मेरा अपना भी यही सिचुएशन है कि मैं अकेले काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ, किसी के साथ इंटरेक्ट होकर जब काम करती हूँ तो मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये आपके अंदर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपके अंदर जो है वो कैपेबिलिटीज या आपको आगे मुश्किलें आएंगी, ठीक है। तो मैं ये तीसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप अगर ये प्रोजेक्ट ग्रुप में या काम ये ग्रुप में करें, 2 या 3 लोग मिलके करें, तो आपके अंदर थोड़े से कोलैबोरेटिव स्किल्स आएंगे। किसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा कम हो सकता है डेफिनेटली, उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, मुझे असेसमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली लार्जर ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पास करना नहीं है, आगे जिंदगी में भी अच्छे तरीके से आगे निकलना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी स्किल है आजकल के जमाने में कि आपके अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स हो, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का आपके अंदर सलाहियत हो। तो ये भी मैं चाहती हूँ कि अगर आप ग्रुप में काम करें तो आपके अंदर डेवलप हो जाए। ये तो हो गए गोल्स। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, थोड़ा बहुत मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ यहाँ पर, और बिल्कुल प्रिसाइसली लिखी हुई है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, तो वो टोकनाइजेशन कर सके, सिंबल टेबल मैनेजमेंट कर सके, और पार्स कर सके, किसी स्टेटमेंट को राइट और रॉन्ग बता सके, या फिर वो एक यूजर डिफाइंड लैंग्वेज हो सकती है, उसकी सीएफजी कंस्ट्रक्ट करें, उसके अंदर अगर एम्बिग्विटी है तो उसको रिमूव करें, लेफ्ट रिकर्जन है तो उसको रिमूव करें, नॉन डिटर्मिनिज्म है तो उसको रिमूव करें, लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म करें, और
और जो आजकल हम पढ़ रहे हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, उसकी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी लिखें फॉर सिमेंटिक एनालिसिस। ये है मेरी एक्सपेक्टेशंस फॉर प्रोजेक्ट। इस पूरी कहानी पर चाहे आप लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम सबमिट करा रहे हो या आप रिपोर्ट सबमिट करा रहे हो, इसके ऊपर आपके वेटेज होंगे 10। ये जो कुछ भी आप सबमिट कराएंगे इस चीज को आपको प्रेजेंट करना होगा, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे वो प्रपोजल हो। ये दोनों में से आप जो कुछ भी डेवलप करेंगे प्रेजेंट करना होगा, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर 10 मार्क्स हैं। तो ये आपके 20 मार्क्स हो गए इस प्रोजेक्ट के ऊपर। डिलीवरेबल आपका क्या होगा, या तो आप कोई सॉफ्टवेयर मुझे डिलीवर कर रहे होंगे या आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट डिलीवर कर रहे होंगे, और इन दोनों में से ये तो ऑप्शनल है कि आप सॉफ्टवेयर करते हैं या रिसर्च प्रपोजल करते हैं, और जरूरी क्या है, मैंडेटरी है कि इसके साथ आप मुझे वीडियो प्रेजेंटेशन भेजेंगे। ठीक है, तो ये है बहुत क्विक रिव्यू ऑफ असेसमेंट। आपको अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी डेडलाइन है 30th में, एंड शार्प डेडलाइन है, इससे ज्यादा क्योंकि आपको पहले से पता है कि आपको ये काम करना है और अभी बहुत टाइम पड़ा है, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे ना एक सेकंड आगे, ये आपकी डेडलाइन है। कोई क्वेश्चन? नहीं है बेटा? सबमिशन डेट इतनी जल्दी क्यों? बेटा जल्दी कब है? जल्दी नहीं है। कहाँ है जल्दी? ये रही सबमिशन डेट। जल्दी लगी आपको? मतलब तो आप मुझे सेमेस्टर कितना बेटा? एंड में देते हैं ना सेमेस्टर के, तो सेमेस्टर का एंड इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। सेमेस्टर का एंड इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, होपफुली आपके फाइनल भी, क्योंकि सेकंड मिड नहीं हुआ तो आपका 10 दिन तो पहले ही हम पीछे चल रहे हैं ना, 10 दिन निकल जाते थे हमारे सेकंड मिड में, तो कोर्सेज तो हम लोग के कवर हो जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका फाइनल जो एक्सपेक्टेड डेट है ना उसी से के हिसाब से हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपका सारा असेसमेंट कर लूं और आपके मार्क्स कंक्लूड कर लूं। और मेरी अपनी भी कुछ पर्सनल सच्ची बात ये है कि एक तो ये चीज है, बिल्कुल मैं आपको श्योरिटी से बता रही हूँ कि बात मेरी सर एचओडी से हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि आपके फाइनल्स जरा जल्दी हो जाए। पहली चीज तो यही है। और दूसरी चीज ये कि मेरी अपनी पर्सनल कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि मेरे लिए बहुत सही डेट है ये 7th में, सॉरी 7th में कह रही हूँ 30th में। इसके बाद मेरे पास हो सकता है कि मतलब मैं कुछ ऐसी अदर एंगेजमेंट्स में हो जाऊं कि मैं फिर इसके बाद ये आपके काम नहीं कर सकूं, तो कुछ मैंने अपने एक वजह से भी रखा है। और लेकिन ये बात है कि सिर्फ मैंने अपनी वजह से भी नहीं रखा, आपकी वजह से भी यही है कि आपका जो आपको क्या लग रहा है कि आपका सेमेस्टर कब एंड होना चाहिए था? जून तक चलेगा, मतलब जून के एंड तक हमारे फाइनल हो जाएंगे। जून एंड होगा फाइनल नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जून के स्टार्ट या मिड में आपके फाइनल हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली 10-12 दिन तो आप पीछे कर लें, इसीलिए क्योंकि आपका सेकंड मिड नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लग रहा, ठीक है फिर भी कोई बात होती मेरा, खैर वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए बहुत सही है कि मैं आपको 30th मई को ही ये डेडलाइन दूं। इसके बाद शायद मेरे अपने लिए पॉसिबल ना हो, शायद आपको ही किसी डिफिकल्टी में आप लोग चले जाएं। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये काम भी इतना नहीं है ना कि मुझे लगे कि मैंने आपको बहुत कोई कम टाइम दिया है, ये इतना काम है ही नहीं। 2 दिन देंगे आप और हो जाएगा, सिर्फ बैठने की कंसिस्टेंसी के साथ बात है। जिस दिन आप इरादा करेंगे ना कि मुझे सबमिट करानी है, उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन और लग जाएगा, आपको 2 दिन से ज्यादा का तो काम ही नहीं है। ऐसा है, मैंने कोई मुश्किल काम तो आपको दिया नहीं है, इसमें से आधी चीजें हमने क्लास में की हुई है, बाकी जो आधी चीजें नहीं की हैं वो आपको थोड़ा बहुत करना है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि मुझे कुछ ज्यादा लगा है कि मैंने आपको बहुत इजी हैंड दे दिया है, 20 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। जी जैसे हमने क्लास में भी पहले किया था इसका, जैसे प्रोजेक्ट में प्रिंट टोकन्स, ये मेंटेन सिंबल टेबल, ये हमने वहां भी किया था, मतलब वैसे ही करना है ना? वैसे मतलब तरीका आपका अपना हो सकता है, लेकिन हाँ जाहिर है कि वही चीज आप रेप्लिकेट कर सकते हैं कि सिंबल प्रिंट अच्छा, कर हो रहे हो मतलब हम्म। ये 2-3 तो स्टेप्स हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, जी तो यही तो मैं थोड़ा आपसे सा कह रही हूँ, उसको। एक्सटेंड सिर्फ इस लेवल तक करना है कि उसको आपको राइट और रॉन्ग तक लेकर जाना है। आपको एरर मैसेज, मैंने इससे कंपाइलर भी हटा दिया है, यहाँ पर मैं कंपाइलर लिखा हुआ था। कंपाइलर का मतलब होता है कि सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, अगर मैं एक लैंग्वेज में लिखूं तो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये भी ऑप्शनल है, मैंने इसको एक्सपेक्टेशन में नहीं रखा, मैं तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन आपसे कर रही हूँ कि आप मुझे एरर मैसेज अगर दिखा देते हैं और आप सही मुझे बता देते हैं कि स्टेटमेंट सही या गलत है, आप पास हो चुके। ठीक है, आपने मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी कर ली।
ये आपके ऊपर है कि आप उसको ट्रांसलेट करना चाहें किसी दूसरी लैंग्वेज में तो कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने आपको बाउंड नहीं किया है। मैं आपको सिर्फ यहाँ तक बाउंड कर रही हूँ कि आप अगर एरर हो तो मैसेज शो कर दें, या फिर दूसरे केस में ये सारे स्टेप्स भी हमने क्लास में बहुत थॉरली किए हुए हैं। अब आपको अपनी लैंग्वेज उठानी है और अपनी लैंग्वेज के साथ ये सब कुछ करना है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में इस पे बहुत सारा डिस्कशन हो गई है हमारी। ये मैम फिर हमें अगर वेरिएबल वगैरह है तो उसकी वैलिडेशन भी करनी होगी, जैसे एग्जैक्टली मतलब वेरिएबल वैलिडेशन से क्या मतलब है, वेरिएबल अपने डिफाइन करने होंगे, तो इसीलिए तो आपको रिपोर्ट की शक्ल में देना मैम है। जी मैम अगर हम रिपोर्ट लिखें तो उसमें कितनी मतलब कितनी कमांड्स हों जो कि पार्स हो सके एक लैंग्वेज, एक सीएफजी के लैंग लिए या पूरी लैंग्वेज के लिए? वो लैंग्वेज आपने क्या ली है, लेट सपोज आप कहती हैं मेरी लैंग्वेज है डॉस कमांड्स, तो सारी डॉस कमांड्स होनी चाहिए। आप कहती हैं मेरी लैंग्वेज है, वो आप लैंग्वेज कितनी बड़ी डिफाइन करती है, मैं उसका स्कोप आपके ऊपर बर्डन नहीं कर रही। आप छोटे स्कोप की लैंग्वेज लें, आप छोटे स्कोप की ले लें, आप बड़ा स्कोप लेना चाहें बड़ा स्कोप, ये आपके ऊपर है। नंबर ऑफ सही है मैम। कमांड्स मैं गिनूंगी नहीं, लेकिन हाँ मैं देखूंगी कि आपने एक लैंग्वेज ली है, उस लैंग्वेज को थोरोली डिफाइन किया है, उस लैंग्वेज का कोई एस्पेक्ट मिस तो नहीं कर दिया। जितना कंप्लीट आप कर सकें, जितना आप जाहिर है, फिर मैं अगर आपको कोई बीच में कंफ्यूजन हो तो आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास मेरा होता है व्हाट्सएप पे, मैं हर वक्त अवेलेबल होती हूँ। लेकिन इससे ज्यादा मैं आप क्या बताऊंगी, मतलब कितनी कमांड्स होनी चाहिए, लैंग्वेज जो है वो थोरोली कवर होनी चाहिए। सही है मैम। ठीक है, तो मेरे ख्याल में काफी डिस्कशन है, अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब आप बस ज्यादा इसकी टेंशन ना लें, अच्छे से ईद मनाएं। ईद मनाने के बाद आपके पास बहुत टाइम है, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे कह रही हूँ कि 2 से 3 दिन का काम है, लेकिन आपके पास 14-15 दिन है। आप आराम से इसको कवर कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, और जब आप सबमिट कर लेंगे तो प्रेजेंट करना कोई काम ही नहीं रह जाएगा। एक दिन अच्छे से आप प्रेजेंटेशन बना लिएगा, और ये 20 मार्क्स हैं आपके, जो कि आप इतनी मेहनत से, इतनी तकलीफ से सेशनल की तैयारी करके हासिल करते थे, वो आपको बहुत इजीली मिल रहे हैं। तो आप जो है कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बल्कि आपको उसका फायदा ही होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। टॉपिक था सिंटेक्स। जी बेटा। आप ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दें एलएमएस पर। हाँ बेटा, मैं शेयर कर दूंगी। असल में हम जल्दी आ गए ना इस क्लास में, तो वो मैं अभी पूरा कर भी नहीं सकी हूँ। मैं ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल शेयर करूंगी, आज ही कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन की। ये हमने स्टार्ट लास्ट क्लास में कर लिया था कि सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन होती क्या है। तो आज की क्लास में हम बहुत क्विकली चलेंगे। और आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है इस वक्त? हेलो? जी मैम अभी सही है। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा माइक मुझसे दूर हो गया है, क्योंकि मुझे दोनों हाथों की जरूरत है। ठीक है। अच्छा। कम आ रही है मैम अभी। कम आ रही है? यस मैम। क्या करूं, अगर मैं हाथ से पकड़ी रहूंगी तो फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ कैसे करूं? चले, अल्लाह मालिक है। कोई मसला हो तो भाई आप मुझे फिर बताइएगा, कोशिश करती हूँ कि सही रहे। चलें जी, तो हम बात कर रहे थे सिमेंटिक एनालिसिस की। चैप्टर हम लास्ट क्लास में शुरू कर चुके हैं, और मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कंटेंट्स कवर करने हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करने में लग गई तो हमारा नया टॉपिक जो है मिस हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप वैसे ही मुझसे पूछ लीजिएगा। हम सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और एट्रीब्यूट ग्रामर क्या होती है ये हमने पढ़ा, और सिमेंटिक एक्शन और सिमेंटिक रूल क्या होते हैं ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, सिमेंटिक एक्शंस को इनकॉर्पोरेट करने का अपनी सीएफजी में हमने एक तरीका देखा था, कि एक तरीका ये हो सकता है कि आप सीएफजी के अंदर ही सिमेंटिक एक्शंस को इनकॉर्पोरेट कर दें, और पार्स ट्री के अंदर आप करेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर उसको एक अलग एज के साथ रिप्रेजेंट करें। या फिर हमने दूसरा तरीका देखा था कि हम जो है वो अपनी ग्रामर के साथ, ये एग्जाम्पल देखी थी, अपनी ग्रामर के साथ ही हम सिमेंटिक रूल्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और हर एक प्रोडक्शन को हर एक रूल के साथ एसोसिएट करें, और हर प्रोडक्शन के अंदर जो सिंबल्स हैं उन सिंबल को एक एडिशनल एट्रीब्यूट के साथ इनकॉर्पोरेट करें, तो भी हमारी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन बन जाती है। तो इस तरीके से ये जो हमने सिमेंटिक रूल्स लिखे हैं इसको हम एट्रीब्यूट ग्रामर भी कहते हैं। ये है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और ये है एट्रीब्यूट ग्रामर, और इसका इस्तेमाल हमने लास्ट क्लास में बहुत इन डेप्थ देखा था। तो आज की क्लास में इसी चीज को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ कि एट्रीब्यूट ग्रामर क्या होती है।
एट्रीब्यूट ग्रामर का मतलब है एक सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। इस चीज को सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट ग्रामर भी कह सकते हैं। ये कुछ नहीं होती, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही होती है, बट इसके अंदर एट्रीब्यूट्स और रूल्स इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है। और ये रूल लिखने का तरीका ये होता है कि अगर x एक वेरिएबल है, ठीक है, अगर x एक नॉन टर्मिनल है, तो हम एक एट्रीब्यूट को एसोसिएट करते हैं। अगर लेट सपोज x हमारा एट्रीब्यूट है और a हमारा एट्रीब्यूट है और x हमारा वेरिएबल है, तो हम इस एट्रीब्यूट को x डॉट a करके लिख सकते हैं। अगर ये x डॉट a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि x हमारा ग्रामर सिंबल होगा, नॉन टर्मिनल होगा, और a इसका एट्रीब्यूट होगा। और इसके थ्रू हम सारी की सारी अपनी ग्रामर डिफाइन करते हैं। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट ग्रामर। तो आज की क्लास में थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कि एट्रीब्यूट ग्रामर लिखी किस तरह से जाती है और इसको किस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एट्रीब्यूट ग्रामर लिखनी है, एट्रीब्यूट ग्रामर लिखने का फायदा ये होता है कि सिमेंटिक चेक परफॉर्म हो जाता है। इसमें प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हम, और वो प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन अगर CFG के साथ साथ अपना काम कर रही होती है तो उसका फायदा हमें ये मिलता है कि हमारी जो पूरी की पूरी जो ग्रामर होती है उसका सिमेंटिक चेक हो जाता है कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो इनपुट आया सिमेंटिकली मीनिंग जनरेट कर रहा है या नहीं। कैसे? तो लेट सपोज कि अगर मुझे एक सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखनी है, तो जिसमें मैं इनपुट ले सकती हूँ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका इनपुट होगा बाइनरी नंबर्स। ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी एट्रीब्यूट ग्रामर लिखना चाह रही हूँ तो वो दो काम करेगी। पहला काम तो वो ये करेगी कि ज़ाहिर सिंटेक्स चेक भी परफॉर्म हो जाएगा कि अगर यूजर ने बाइनरी नंबर लिखा ही नहीं है तो ये मुझे एरर जनरेट कर दे कि ये बाइनरी नंबर तो है ही नहीं भाई, जो आप कह रहे हैं एक्चुअली वो बाइनरी नंबर नहीं है। और दूसरी चीज ये कि उसका सिमेंटिक चेक भी परफॉर्म हो जाएगा कि यूजर ने जो नंबर लिखा है आया, या जो भी उसने इनपुट दिया है आया, वो सिमेंटिकली भी मीनिंग जनरेट कर रहा है या नहीं। तो ये दोनों काम हम परफॉर्म करने के लिए क्या लिखेंगे? एक्चुअली सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। तो लेट सपोज कि इसकी सबसे पहले हम CFG से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, कि अगर बाइनरी नंबर्स को ही हमें इनपुट में लेना है तो उसकी CFG कैसी दिखनी चाहिए? अगर बाइनरी नंबर ही हमें इनपुट में चाहिए तो उसकी CFG क्या हो सकती है? उसके अंदर दो बेसिकली टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल होगा कि एक बिट या तो जनरेट करेगा 0 या जनरेट करेगा क्या? 1 एग्जैक्टली। ठीक है। तो हमारे पास एक CFG होगी जो या तो 0 जनरेट कर रही होगी या 1 जनरेट कर रही होगी। ये हमारा एक स्टेप हो गया। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद थोड़ी एक्सटेंशन कि हो सकता है कि यूजर जो बाइनरी नंबर दे वो एक ही डिजिट का हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो यूजर बाइनरी नंबर दे वो मल्टीपल डिजिट्स का हो। अगर एक डिजिट होगा तो यहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल डिजिट्स हैं तो क्या होगा? तो उसके लिए मैं एक L यानी लिस्ट ले लेती हूँ। B से मेरा मतलब है बिट और L से मेरा मतलब है लिस्ट, तो एक लिस्ट ले लेती हूँ। ये वो है काम, ये प्रोडक्शन काम तब करेगी कि जब यूजर लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रहा होगा। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स में क्या हो सकता है कि एक बाइनरी बिट हो सकता है और उसके पीछे एक लंबी लिस्ट हो सकती है। ठीक है, लिस्ट का मतलब है ये रिकर्सिव, मैंने एक प्रोडक्शन लिख दी कि ये तब तक टर्मिनेट नहीं होगी जब तक मैं एक बिट तक ना पहुंच जाऊं। हमेशा एक बिट को अलग कर लेगा और बाकी लिस्ट को अलग कर लेगा, नेक्स्ट टाइम फिर एक बिट को अलग कर लेगा, तो इस तरह मुझे लिस्ट मिल जाएगी बिट्स। या फिर अगर यूजर ने सिर्फ एक ही नंबर लिखा, या आखिरी नंबर की बात करें हम, तो वो भी हमें कवर कर सकते हैं कि भाई लिस्ट ए की नंबर के बराबर की हो सकती है, लिस्ट बी के बराबर हो सकती है, या लिस्ट एक लॉन्गर लिस्ट हो सकती है। और सबसे आखिर में हम कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये सब कुछ हो गया तो हमारा जो नंबर है बाइनरी, हमारा नंबर जो है वो किसके बराबर होगा? हमेशा एक लिस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने छोटी सी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी कि हमारा नंबर एक लिस्ट के बराबर होगा। वो लिस्ट अकेले बिट की भी हो सकती है, वो लिस्ट एक लंबी लिस्ट भी हो सकती है। अल्टीमेटली बिट के अंदर क्या होगा? बिट के अंदर एक 0 एक 1। अब ये हमने छोटी सी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख ली है, जो ग्रामर क्या डिफाइन कर रही है? सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स डिफाइन कर रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतनी क्लियर है कि मुझे इसको ज्यादा इन डेप्थ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते ऐसे हैं, ही हमें करनी है मैम, अगर हम भी बनाए मतलब किसी जाहिर है ऐसी लैंग्वेज तरह को तो होती ऐसे है। ही करेंगे। हाँ, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। अब ये क्योंकि सीक्वेंस ऑफ बिट्स की है तो ये इस तरह की है, सही। उसके अंदर प्रोडक्शन रूल डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप SQL क्यूरी ले रहे हैं तो वो ऐसी नहीं होगी, उसके अंदर पहले सही, सिलेक्ट हाँ। होगा, टर्मिनल आपका सिलेक्ट हो सकता है,
ठीक है, फ्रॉम हो सकता है, वो आप टर्मिनल वो देखेंगे जो उसके अंदर हमेशा कीवर्ड्स होते हैं जो यूजर डिफाइंड है, उनको नॉन टर्मिनल से डिफाइन करेंगे ऐसे से। सही है। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में आप मुझसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये CFG इस तरह की, ये CFG क्या कर रही है, ये बाइनरी नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएगी। अगर मैं बाइनरी नंबर दूंगी तो वो पार्ट्स हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बाइनरी नंबर के अलावा कुछ दूंगी तो वो पार्ट्स नहीं होगा। अब मुझे असल काम क्या करना है कि मुझे इसका सिमेंटिक चेक भी परफॉर्म करना है। मुझे इसके साथ एडिशनल इंस्ट्रक्शन लिखनी है, ऐसी एडिशनल इंस्ट्रक्शन के वो सिमेंटिक चेक भी परफॉर्म करें, यानी हर एक प्रोडक्शन को एसोसिएट करना पड़ेगा किसके साथ, एक सिमेंटिक रूल के साथ। ठीक है, और मैं करना क्या चाह रही हूँ यहाँ पर, करना मैं ये चाह रही हूँ कि मैं काउंट करना चाह रही हूँ नंबर ऑफ वंस। एक तो सिमेंटिक चेक भी परफॉर्म हो जाए, मीनिंग भी पता चल जाए कि भाई ये मीनिंग जनरेट हो रही है या नहीं, और दूसरा एक मेरा काम बैकएंड पर सिमेंटिक चेक के तौर पर मैं ये परफॉर्म करना चाह रही हूँ कि मैं नंबर ऑफ वंस को भी साथ साथ काउंट करना चाह रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कि जो यूजर ने इनपुट दिया है उसमें वंस कितने होंगे। क्लियर है? तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है काउंट करना नंबर ऑफ वंस, लेट्स सपोज यूजर ने मुझे इनपुट दिया 0011 और मैं काउंट करना चाह रही हूँ, हालांकि इनपुट के अंदर कितने बिट्स हैं, इनपुट के अंदर 4 बिट्स हैं, लेकिन मेरा आउटपुट जो है वो काउंट नंबर ऑफ वंस के केस में 2 आना चाहिए। तो ये काम कैसे होगा, थोड़ा सा मैं अपना दिमाग लड़ाऊं। देखिए, मैंने एक सी वेरिएबल ले लिया। अब सी क्या है, सी है मेरा एट्रीब्यूट। ठीक है, सी इज एन स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल सी इज, या हेयर कर देती हूँ तो स्मॉल आ जाएगा, हेयर सी इज एन एट्रीब्यूट। ये सी वो एट्रीब्यूट है जो मैंने हर ग्रामर सिंबल के साथ एसोसिएट कर दिया है, और अब ये सी मेरे लिए क्या काम करेगा, ये मुझे मीनिंग भी जनरेट करके देगा कि क्या प्रोडक्शन सही लिखी गई है, क्या इनपुट सही है, और मुझे वंस भी काउंट करके देगा। तो मैं कह रही हूँ कि जब भी बी 0 जनरेट करे, जब भी ये टर्मिनल हिट हो, जब भी ये प्रोडक्शन हिट हो, तो मैं क्या कह रही हूँ, बी डॉट सी को कर दो 0 के बराबर, क्योंकि अगर यूजर ने 0 0 लिखे हैं तो काउंट ऑफ 1 क्या है, 0 ही है। ठीक है, अगर यूजर का इनपुट ये है तो चाहे कितने भी वो 0 लिखता रहे, चाहे कितने भी 0 जनरेट होते रहे, मेरा काउंट जो है वो हमेशा 0 के बराबर ही रहेगा। लेकिन जितनी दफा ये प्रोडक्शन अपना काम करे, बी प्रोड्यूसेस 1 हो, उतनी दफा क्या करना चाहिए, काउंट की वैल्यू हो जानी चाहिए 1। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने सिमेंटिक एक्शन लिखा, ये थी प्रोडक्शन, ये दोनों प्रोडक्शन है, लेकिन ये है सिमेंटिक एक्शन। ये परफॉर्म तब होगा जब बी जनरेट करेगी, साथ में पैरेलली बी डॉट सी की वैल्यू 1 कर देंगे, और बी अगर 0 जनरेट करेगा तो साथ ही हम बी डॉट सी की वैल्यू को 0 कर देंगे। फिर हम दूसरा सिमेंटिक एक्शन क्या ले रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर पूरी लिस्ट एक ही बिट के बराबर है, उस सूरत में हमें क्या कहना चाहिए, एल डॉट सी, यानी लिस्ट का काउंट क्या कर दो, लिस्ट का काउंट वही कर दो जो बी का काउंट है। इसके लिए, इस प्रोडक्शन के लिए मैंने एक सिमेंटिक एक्शन लिख दिया। ठीक है, कि अगर लिस्ट किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि लिस्ट का काउंट भी किसके बराबर है, लिस्ट का काउंट भी बिट के बराबर है। और अगर लिस्ट एलबी के बराबर है तो फिर क्या करो, इसका मतलब है कि लिस्ट लॉन्गर है, तो लिस्ट डॉट काउंट को इस केस में क्या कर दो, लिस्ट डॉट काउंट प्लस बी डॉट काउंट, यानी लिस्ट डॉट काउंट में पहले से कुछ वैल्यू पड़ी होगी या बी डॉट काउंट में पहले से वो वैल्यूज अपेंड करते जाओ जब तक कि लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो ये सिमेंटिक एक्शन मैंने एसोसिएट कर दिया इस प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, और सबसे आखिर में मैंने कह दिया कि सबसे आखिर में मैंने कह दिया कि n डॉट काउंट इज इक्वल टू l डॉट काउंट। ठीक है, तो अब ये मेरी CFG हो गई। CFG के अंदर 5 प्रोडक्शंस थी और 5 ही मैंने सिमेंटिक रूल्स लिख लिए, और ये 5 के 5 सिमेंटिक रूल हैं जो एसोसिएटेड हैं किसी ना किसी प्रोडक्शन से। अगर मैं बुलेट को थोड़ा चेंज कर दूं तो हर प्रोडक्शन नंबर जो है वो एसोसिएटेड है हर सिमेंटिक रूल के नंबर के साथ। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने सी नाम का एक एट्रीब्यूट ले लिया और वो एट्रीब्यूट हर ग्रामर सिंबल से एसोसिएटेड है। तो अब देखते हैं कि भाई ये काम सही करेगा या नहीं। जल्दी से हम पेंट खोल लेते हैं अपने पास, या वर्ड खोल लें, पेंट में सही चलेगा या वर्ड में सही चलेगा, वर्ड में सही होगा मेरे ख्याल में।
ठीक है, जल्दी से हम खोल लेते हैं वर्ड। ठीक है, ये काम किस तरह से कर रही है इसको देख लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज यूजर ने क्या दिया है, यूजर ने इनपुट दिया है, ये है मेरी इंस्ट्रक्शंस। नजर आ रही है आपको क्लियरली या जूम करूं? ठीक है, ये है मेरी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस और लेट सपोज कि मेरा इनपुट क्या है। लेट सपोज कि मेरा इनपुट है 0101। अगर यूजर मुझे ये इनपुट देता है तो ये सिमेंटिक एक्शंस काम किस तरह से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका जाहिर है कि पार्स ट्री बनाएंगे, नहीं पेंट ही सही था। तो पार्स ट्री कैसे बनेगा, उसको मैं उठा लेती हूँ। व्हाइट बोर्ड चाहिए भाई मुझे। ठीक है, लेट सपोज अगर मुझे ये इनपुट मिला है तो सबसे पहले तो इस इनपुट को करना पड़ेगा हमें पार्स। पार्स हम कैसे करेंगे, जाहिर है कि एन प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले एन से स्टार्ट होगा, एन प्रोड्यूस कर रहा होगा क्या, एल। ठीक है, एन से हमें मिल जाएगा एल, और एल क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, एल प्रोड्यूस कर रहा होगा एल भी। ठीक है, मैं जरा अपनी आसानी के लिए इनपुट को छोटा कर रही हूँ। मैं इनपुट को ऐसे कर देती हूँ 01। ठीक है, ये 0101 पे भी उसी तरह काम करेगा जो इस पे करेगा। ठीक है, अब ये एल भी प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें से बी क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, बी प्रोड्यूस कर रहा होगा 1। जबकि एल क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, एल प्रोड्यूस कर रहा होगा अगेन बी, और बी इस दफा क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा 0। तो ये हमारा इनपुट एक्चुअली पार्स हो चुका। सबसे पहला तो अगर ये इनपुट ही गलत था तो ये पार्सिंग ट्री हमारा बन ही नहीं पाता। पार्स ट्री बन गया, इसका मतलब इनपुट तो सही है। अब ये ट्री जो है वो दोबारा से ट्रिवर्स किया जाएगा फ्रॉम बॉटम अप। ठीक है, और उसका फायदा क्या होगा, इसका पर्पज ये होगा, सोल पर्पज ये होगा कि हम पता लगाएं कि ये सिमेंटिकली भी सही है या नहीं, और ये मीनिंग जनरेट करेगा या नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी ये प्रोडक्शन हिट हो, यहाँ पर ये कौन सी प्रोडक्शन थी, ये थी प्रोडक्शन नंबर 5। ठीक है, तो प्रोडक्शन नंबर 5 का ये मतलब है कि सिमेंटिक एक्शन भी 5 होगा। इसका मतलब है कि काउंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, काउंट की वैल्यू हो जानी चाहिए 0। तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू होगी 0, और यहाँ पर भी प्रोडक्शन नंबर 5 हिट हुई है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर काउंट सॉरी ये प्रोडक्शन नंबर 4 है। ठीक है, ये प्रोडक्शन नंबर 4 है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, ये दो प्रोडक्शंस मुझे मिल गए। अब ये कौन सी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नंबर 1, नंबर क्या है इसका 3 एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास आ गई प्रोडक्शन नंबर 3। प्रोडक्शन नंबर 3 का सिमेंटिक एक्शन क्या है, सिमेंटिक एक्शन ये है कि एल डॉट काउंट की वैल्यू वो हो जानी चाहिए जो बी डॉट काउंट की वैल्यू। तो बी डॉट काउंट की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। मैम यहाँ पर बी डॉट काउंट तो 2 है ना, तो ये एम्बिग्विटी नहीं आ रही। नहीं, ये इसका कौन सा है, ये एल इसको थोड़ी जानता है। अच्छा, इसका 0। इसका तो 0 ही है ना, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो इसका ये 0 ले लेगा। ठीक है, अब ये कौन सी प्रोडक्शन है, एल प्रोड्यूसेस एल बी, ये प्रोडक्शन नंबर सेकंड 2 है। ठीक है, प्रोडक्शन नंबर 2 का सिमेंटिक एक्शन क्या है, ये काम तब करेगा कि जब आपके पास एक एल डॉट काउंट पड़ा हो और आपके पास एक बी डॉट काउंट पड़ा हो। तो दोनों पड़े हैं हमारे पास, एक एल डॉट काउंट भी पड़ा हुआ है और एक बी डॉट काउंट भी पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि इन दोनों को आपको प्लस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एल डॉट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और आखिरी ये वाली कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है। प्रोडक्शन नंबर 1 ये कह रही है कि जो भी एन डॉट काउंट की वैल्यू हो, एल डॉट काउंट की वैल्यू असाइन कर दी जाए किसको, एन डॉट काउंट की वैल्यू को। तो एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। ठीक है,
तो एक्चुअली ना सिर्फ ये कि सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म हो गया, बल्कि मुझे काउंट पता चल गया कि मैंने जो इनपुट दिया उसमें 1 का काउंट कितना है। इस सिमेंटिक रूल को आप अप्लाई करके देख लें, उसको आप कितना भी लॉन्गर इनपुट देखकर देख लें, उसके अंदर हमेशा ये वंस को काउंट कर रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये हमने क्या लिखी है, ये एट्रीब्यूट ग्रामर लिखी है। और ये एट्रीब्यूट ग्रामर, फॉर एग्जांपल मैम ये CFG जो आपने लिखी है ये तो लेफ्ट रिकर्सिव है, तो मतलब ये पार्सिंग के लिए सही होगी? ये लेफ्ट रिकर्सिव है। इस वक्त मेरा आपको ये समझाना काम नहीं है कि मैं लेफ्ट रिकर्शन भी इंप्रूव करूं, ये एक प्रोजेक्ट आपका है, ये करना आपको है। इस वक्त मैंने एक जल्दी से एग्जांपल ले लिए ताकि आपको समझ में आए कि सिमेंटिक रूल लिखते कैसे हैं। ठीक है, इस वक्त मेरा ऑब्जेक्टिव लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कराना नहीं है। आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप ग्रामर लिखेंगे, उसमें पहले रिकर्जन रिमूव करेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे, सारी चीजें करेंगे। जब आपकी बेहतरीन ग्रामर हो जाएगी फाइनलाइज, उस ग्रामर के साथ सिमेंटिक रूल लिखेंगे। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है अभी सारे स्टेप्स परफॉर्म करूं, तो हम सिमेंटिक रूल लिखना कब सीखेंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये प्लस प्लस क्यों किया है मैम, L.C प्लस B.C? इसलिए किया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव, ये अब आपको खुद सोचना होगा। जब आप जावा या सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो आपको कभी इवन नंबर प्रिंट कराने थे, कभी ऑड नंबर प्रिंट कराने थे, कभी प्राइम नंबर प्रिंट कराने थे। लॉजिक आपको खुद डेवलप करनी होती थी। ठीक है, लॉजिक आपको अपने माइंड से ही करनी होती थी कि आपका सॉफ्टवेयर काम वो करे जो आप कराना चाह रहे हैं। इस वक्त मेरा लॉजिक क्या थी कि मैं काउंट करना चाह रही थी नंबर ऑफ वंस। मैंने ये लॉजिक डिफाइन की, तो अब मैं प्लस इसलिए करा रही हूँ कि भाई सबसे पहली बात ये कि हर प्रोडक्शन पे कोई ना कोई ऐसा एक्शन लिखूं कि जिससे 1 काउंट हो जाए। तो इस पे मैंने एक एक्शन लिख दिया कि भाई बी डॉट काउंट जब भी 1 आए तो ये 1 के बराबर हो जाए। लेकिन जाहिर है पार्स ट्री से आपको ज्यादा बात समझ में आएगी कि 2 बातें हो सकती हैं, या तो लिस्ट के अंदर एक ही बिट पड़ा हो सकता है, या लिस्ट के अंदर लॉन्गर लिस्ट पड़ी हो सकती है। यानी ये वो रिकर्सिव स्टेटमेंट है, ये वो रिकर्सिव स्टेटमेंट है जब बार बार एल बी जनरेट होता रहेगा और हमारे हाथ में सिर्फ एक बिट आएगा और बाकी लेफ्ट हैंड साइड अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि पार्ट स्ट्रीम में हमें नजर आ रहा है कि एक तो बी हमें हर स्टेप में एक ये साइड वाला बिट तो हमें फौरन मिल जाएगा, लेकिन जो राइट साइड है ना वो ग्रो होती रहेगी। वो तब तक ग्रो होती रहेगी जब तक हम आखिरी बिट तक नहीं पहुंच जाते। तो हमारे पास ये दोनों तरीके की जो है वो सिंबल्स हो सकते हैं। तो इन दोनों केस में अगर बिट के अंदर एक ही वैल्यू पड़ी है तो भी एल डॉट काउंट को दे दो, लेकिन अगर बिट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो जो भी पुरानी वाली वैल्यू है वो अपेंड हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी एक पुरानी वैल्यू थी, ये इसके अंदर अपेंड हो गई। फिर एक और पुरानी वैल्यू, जितना ये ट्री हमारा लंबा होता है, जितना मैं लंबा इनपुट लेती ना, यहाँ पे मेरे पास और बी 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 की एक लाइन होती है, तो वो हर बी हर दफा लिस्ट के अंदर अपेंड होता जाता है और आखिरी मेरे पास जो लिस्ट की वैल्यू आती है वो मेरे पास इसमें आती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको बात अभी और ज्यादा क्लियर होगी। ये हमने ली थी CFG, और ये CFG एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके जो सिमेंटिक रूल लिखे ऑब्जेक्टिव ये था कि हमेशा काउंट करे नंबर ऑफ वंस को। अब अगर आप अपने आप से पूछना चाहते हैं कि आपको ये समझ आई है या नहीं आई है, तो मुझे ये बताइए कि अगर इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता कि काउंट करें नंबर ऑफ जीरोस। लेट सपोज आपको मैं होम असाइनमेंट देती हूँ और असाइनमेंट ये होती है कि CFG आपके सामने लिखी हुई है, CFG पर अपना ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे सिमेंटिक रूल लिख के दें। ऐसे सिमेंटिक रूल, अच्छा जोया और मल्लूक के अलावा कोई बात करेगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मुझे पता है आप दोनों तो मुझे जवाब दे ही देंगे, लेकिन कोई और भी दे कि अगर इस CFG को, अगर इस सारे असूल जो है सेम ही रहेंगे, सिवाय जब आप इंक्रीमेंट कर रही है ना, वहां पर इंक्रीमेंट को बस आप चेंज कर। नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रही हूँ मैं, काउंट करना है नंबर ऑफ जीरोस, तो सारे रूल सेम रहेंगे। चले आप कह रहे हैं सारे रूल सेम, तो मैं पहले तो सारे रूल सेम कर देती हूँ। Ctrl+C। हसीब, वेरी गुड, आप कोई जवाब दे रहे हैं मुझे। आपने मुझे ये जवाब दिया कि सारे रूल सेम रहेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं, ठीक है। सिवाय दो जो नीचे वाली लाइंस है वहां पर, जहां पर B.C जो है विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो है वो 0 रहेगा, और B.C विथ रिस्पेक्ट टू 0 उलट वो कर 1। देंगे मैम। बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड, बिल्कुल सही। यानी कि मैं थोड़ा समझा पाई हूँ, आप लोग समझ पाए कि अब हमारी लॉजिक ये होगी, क्योंकि हम जीरोस को काउंट करना चाह रहे हैं, तो जितनी दफा जीरो की प्रोडक्शन हिट होगी हम काउंट को बढ़ाएंगे, लेकिन जितनी दफा 1 आएगा काउंट सेम टू सेम रहेगा, काउंट 0 रहेगा, और बाकी सारे सिमेंटिक रूल सेम रहेंगे। ठीक है हसीब, अब आप भी चुप रहिएगा। आखिरी मुझे कौन हैंड रेज करके बता रहा है, अगर मुझे नंबर ऑफ बिट्स काउंट करने हो, इररिस्पेक्टिव के वो जीरोस हैं या वंस हैं, अगर मुझे बिट्स ही काउंट करने के, यूजर ने कितने बिट्स दिए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए?
दोनों पे रन कर देंगे, दोनों तो दोनों को correct इंक्रीज करेंगे मैम। एग्जैक्टली नसीम, वेरी गुड, मलूक, जोया, बेहतरीन। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ रही है कि दोनों के केस में बी डॉट काउंट के केस में भी 1 कर देंगे और बी प्रोड्यूसेस 0 के केस में भी 1 कर देंगे और बी प्रोड्यूसेस 1 के केस में भी कर देंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई है। अच्छा, अब हम ये करते हैं मिस फीलिंग प्राउड टुडे। चलें, वेरी गुड, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे जवाब दे रहे हैं इंटरेक्टिवली, वेरी गुड। तो अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, 1 हफ्ते का टाइम है, ये मैंने LMS पर अपडेट भी कर दिया है। आपको एक छोटी सी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है वो लिखनी है, और वो लिखनी किस बारे में कि इसको एक बाइनरी नंबर इनपुट मिलेगा, लेकिन सिमेंटिक एक्शन जरा सोच कर लिखने हैं। सिमेंटिक एक्शन ऐसे लिखने चाहिए कि उस बाइनरी नंबर को अल्टीमेटली हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, यही रहेंगे छोटे छोटे सिमेंटिक रूल, लेकिन मामूली सा रूल्स के अंदर फर्क आएगा। अभी क्या हो रहा है कि वो रूल्स को काउंट कर रहा है, यहाँ पर आपको प्लस के बदले कुछ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको आती है। रूल्स ऐसे लिखे हैं कि जो भी बाइनरी नंबर हो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। 1 हफ्ते का टाइम है, सोचें आराम से और इसको सबमिट करें। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक सिर्फ है 2 मैम। लाइन मामूली सा आपको चेंज करनी है। ठीक है मैम। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों को सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इसके आगे। सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन या एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट वो वेरिएबल है, वो प्रोग्रामिंग वेरिएबल है, वो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो कि हम अपने ग्रामर सिंबल के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर हमने सी लिया। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने एग्जांपल ली उसमें हमने वैल्यू लिया था, वेल। तो हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स की 2 टाइप्स होती हैं। ये डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी, फिर हमने बात वहीं पे खत्म कर दी थी कि एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट और दूसरे होते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ठीक है, इसमें जो सबसे आसान वाली चीज है, जो सबसे हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, वो होते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। Synthesized attribute is said to be an attribute if its value at a parse tree node is determined from the values at the children of n और n itself। अगर n कोई नोड है तो इस n नोड की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? या तो n से मिलेगी या n के चिल्ड्रन से मिलेगी। तो जैसे एग्जाम्पल अभी अभी जो हमने ली, यहाँ पर देखें हर नोड को, अगर ये कोई नोड है तो इसको वैल्यू कहाँ से मिली? इसके चाइल्ड से मिली। अगर ये कोई नोड था तो इसको वैल्यू कहाँ से मिली? या तो नोड को खुद अपने आप से ही मिल जाएगी या अपने चिल्ड्रन से मिलेगी। अब ये देखें चिल्ड्रन की बहुत अच्छी एग्जांपल है, आधी वैल्यू इसको इधर से मिली, आधी वैल्यू इसको इधर से मिले। ठीक, यस मिस, ये जो आपने यहाँ पर पार्स करवाया था इसमें 0 और 1, तो मैंने वहाँ पर एक और आपसे सवाल किया था कि आप कोई और दूसरा नंबर पार्स करवा सकती हैं। अच्छा चलो जल्दी से हम पार्स कर लेते हैं दूसरा नंबर। थैंक यू मिस। ये ब्रश का साइज कहाँ से बड़ा होता है? यहाँ से? क्या है? चलो इसको यहाँ से। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये ग्रामर है और मैं जल्दी से एक नंबर ले लेती हूँ। ये नंबर है 1011। ठीक है, अब इसमें 1 की वैल्यू क्या आनी, काउंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? काउंट की वैल्यू आनी चाहिए 3। ये पार्ट्स कैसे होगा? पार्ट्स n से स्टार्ट होगा। ठीक है, n प्रोड्यूस करेगा LB और B प्रोड्यूस करेगा 1, जबकि L प्रोड्यूस करेगा दोबारा से LB और B प्रोड्यूस करेगा 1 और L प्रोड्यूस करेगा दोबारा से LB। ठीक है, और B प्रोड्यूस करेगा 0 और L प्रोड्यूस करेगा B और B प्रोड्यूस करेगा 1। ठीक है, पार्स हो गया। अब हम इसको ये कैसे है ये एल प्रोड्यूस करेगा एल? CFG बेटा, ऑटोमेटा। अच्छा इसके मुताबिक हाँ, ये इनपुट है, ये प्रोडक्शन रूल है।
एन प्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी एक मैं खा गई एल प्रोडक्शन, एल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ सॉरी एक प्रोडक्शन जो है ना वो तो मैंने, वही ना मिस, बस सॉरी बेटा। ठीक है, तो एल प्रोड्यूस करेगा, एन प्रोड्यूस करेगा एल, ठीक है, और एल प्रोड्यूस करेगा एल बी, और एल प्रोड्यूस करेगा फिर एल बी। जब तक ये इनपुट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक एल बी प्रोड्यूस करता रहेगा। जैसे कि जोया कह रही थी कि ये लेफ्ट रिकर्सिव है, तो देखें लेफ्ट साइड पर ट्री हमारा ग्रो हो रहा है और राइट साइड पर हमें वैल्यूज मिलती जा रही है। तो हर दफा राइट मोस्ट इनपुट को वो रीड कर रहा है। पहले उसने 1 को पार्स कर लिया, फिर इसने इस वाले 1 को पार्स कर लिया, फिर इसने 0 को पार्स कर लिया, फिर 1। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, ठीक है। ये अभी तक कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बात की है। अब देखते हैं, अब हम इसको बॉटम अप पार्स करते हैं फॉर सिमेंटिक एनालिसिस। बॉटम अप पार्स करते हुए जाहिर है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस अपना काम दिखाएंगी, तो ये एक तो सिमेंटिक एनालिसिस भी हो जाएगा और दूसरा एक है हमारे जो सिमेंटिक एक्शन है परफॉर्म भी हो जाएगी। इस वक्त जो हमने सिमेंटिक एक्शन रखे थे वो इस हिसाब से रखे थे कि वंस काउंट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एन प्रोड्यूसेस एल बी, ये प्रोडक्शन कौन सी है, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, ये प्रोडक्शन नंबर एन, एल प्रोड्यूसेस एल बी, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, ठीक है। एल प्रोड्यूसेस एल बी, ये प्रोडक्शन क्या है, ये भी प्रोडक्शन नंबर 2 है। एल प्रोड्यूसेस एल बी, ये भी प्रोडक्शन नंबर 2 है, ठीक है। और एल प्रोड्यूसेस बी, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, ठीक है। एल प्रोड्यूसेस बी, ये कौन सी है, प्रोडक्शन नंबर 3, ठीक है। एल प्रोड्यूसेस बी, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, सही है। और बी प्रोड्यूसेस 1 और 0, ये लास्ट में कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर है मैम बी 4 है, प्रोड्यूस 1 4 होगी ना, 4 है ये। ये 4 होगी। चले मैंने एक नंबर नीचे लिख लिया, आप अगर नीचे से चल रहे हैं तो आप उस हिसाब से देख लें, आप इसको 4 कह लें, ठीक है। अल्टीमेटली पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ये है, नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी बी प्रोड्यूस कर रहा है 1, जब भी बी प्रोड्यूस कर रहा है 1, तो बी डॉट काउंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 ही होगी। ठीक है। मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ये है बी डॉट काउंट, ये है एल डॉट काउंट और ये है एन डॉट काउंट। ये वेरिएबल हमेशा तीनों काम करते रहेंगे। ये आपका प्रोग्राम चल रहा है साइड और ये हमारा पार्ट स्ट्रीट चल रहा है। तो सबसे पहले जो है बी ने प्रोड्यूस किया 1, तो इस वक्त बी ऑफ डॉट काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। लेकिन एक और फंक्शन था रिकर्सिव फंक्शन, उसके अंदर बी डॉट काउंट की वैल्यू क्या थी, उसके अंदर बी डॉट काउंट की वैल्यू थी 0, ठीक है। तो इधर बी डॉट काउंट की वैल्यू 1 है और इधर ये लेट सपोज 1 है, हालांकि नंबरिंग अलग अलग नहीं होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए ये b1 और ये b2, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि एल डॉट काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल डॉट काउंट की वैल्यू यहाँ पर हम कह रहे हैं वही होनी चाहिए, प्रोडक्शन नंबर 3 कह रही है कि एल डॉट काउंट की वैल्यू वही होनी चाहिए जो बी डॉट काउंट की वैल्यू, और b1 डॉट काउंट की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एल की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि इस बी की वैल्यू 1, ठीक है। लेकिन ये वाला एल कौन सा है, ये प्रोडक्शन नंबर 2 वाला है। ये 2 कह रहा है कि बी एल डॉट काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल डॉट काउंट की वैल्यू क्यों वो होनी चाहिए जो एल काउंट और पुराना वाला एल काउंट और बी काउंट की वैल्यू है। तो मेरे पास बी काउंट की वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है 0 और यहाँ पर एल काउंट की वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो यहाँ पर ओवरऑल एल की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि एल प्लस बी को मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू है 1, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है बी डॉट काउंट की, यहाँ पर बी डॉट काउंट की वैल्यू है 1, सही। तो अब इस ये एल, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। प्रोडक्शन नंबर 2 कहती है कि एल डॉट काउंट की वैल्यू वो होनी चाहिए जो पुराने वाले एल डॉट काउंट की और बी डॉट काउंट की वैल्यू। तो मेरे पास ऑलरेडी एक एल डॉट काउंट मौजूद है, इसकी वैल्यू है 1, और एक बी डॉट काउंट भी मौजूद है, उसकी वैल्यू भी है 1। तो यहाँ पर एल डॉट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2, ठीक है। क्योंकि इसके पास जो एल डॉट काउंट है उसकी वैल्यू भी 1 है और इसके पास जो बी डॉट काउंट है उसकी वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर एल डॉट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। फिर ये प्रोडक्शन नंबर 2 ही है। प्रोडक्शन नंबर 2 कहती है कि एल डॉट काउंट की वैल्यू वो होनी चाहिए जो एल डॉट काउंट प्लस बी डॉट काउंट की वैल्यू,
तो इसके पास जो L डॉट काउंट मौजूद है उसकी वैल्यू क्या है 2, और इसके पास जो B डॉट काउंट है उसकी वैल्यू क्या है 1। 3 हो जाए, L डॉट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 हो जाए। और लास्ट प्रोडक्शन में हमारे पास N डॉट काउंट की वैल्यू क्या है, N डॉट काउंट की वैल्यू वही है जो L डॉट काउंट की वैल्यू है, तो N डॉट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इस 3। इनपुट के लिए मेरे पास रिप्लाई आ रहा है 3, तो मुझे बताएं कि इसके अंदर 1s 3 है या नहीं है। यस मैम। तो ये सिमेंटिक चेक भी परफॉर्म कर रहा है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है कि ये आपको 1s काउंट भी करके दे रहा है। सही है। यस मैम। चलें जी, तो अब हम वापस आ जाते हैं। हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट होते हैं कि हर नोड की वैल्यू, अब इस नोड की वैल्यू 1 कहाँ से आई, इसी नोड को पता था, ये इसी नोड से n itself कैन जनरेट इट्स वैल्यू। तो b को पता था कि b की वैल्यू 1 है, कभी कभार n पे खुद हमें वैल्यू पता चल जाएगी, और कभी कभार किसी नोड की वैल्यू उसको अपने चिल्ड्रन से पता चलेगी। अब इस वाले को देखें तो इसकी वैल्यू कैसे इवैल्यूएट होगी, इसके चिल्ड्रन को इवैल्यूएट करके। लेकिन इस नोड की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट हो रही है, इसी नोड को इस्तेमाल करके इवैल्यूएट हो रही है। तो ये डेफिनेशन है कि an attribute is said to be synthesized if its value at a parse tree node n is determined from the attributes value of the children of n या n itself। ठीक है, या तो चिल्ड्रन के एट्रीब्यूट से वैल्यू ड्राइव हो रही हो या n से उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही हो। तो ये जो नीचे एक पार्स ट्री जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये भी सिंथेसाइज्ड की एग्जांपल है। ठीक है, ये f डॉट वेल एक एट्रीब्यूट है वैल्यू, और इसकी वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन हो रही है, इसी नोड के चिल्ड्रन, इसी नोड के एट्रीब्यूट वैल्यू से। f डॉट वेल ही डिसाइड कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन t डॉट वेल की वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है, t डॉट वेल भी डिसाइड कर रहा है और f डॉट वेल भी डिसाइड कर रहा है, तो इसके चिल्ड्रन डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये जो वेल एट्रीब्यूट इसमें हम यूज कर रहे हैं, ये एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। सबको समझ में आ गई बात? ये तो बहुत आसान है, लेकिन हमेशा हर एट्रीब्यूट सिंथेसाइज नहीं होता। हमारे पास एट्रीब्यूट इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट होते हैं कि जिनकी वैल्यू डिटरमाइन कहाँ से होती है, उसके चिल्ड्रन से नहीं होती, या तो पेरेंट से होती है, या सिबलिंग से होती है, या नोड इटसेल्फ। इसका अपने चिल्ड्रन से कोई ताल्लुक नहीं होता इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का। इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है या तो उसी नोड पर, या उस नोड के सिबलिंग। अच्छा, सिबलिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड वाले सिबलिंग, या तो लेफ्ट साइड के सिबलिंग से या पेरेंट्स से। जो बाद में आ रहा है ना उस नोड के, उससे उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी, जो इस नोड से पहले आ गया वहां से वैल्यू डिटरमाइन होगी। जबकि सिंथेसाइज के अंदर जो नोड बाद में आएंगे उनकी वैल्यू डिटरमाइन होगी। समझ में आ रही है बात? तो अब ये कैसे हो सकता है, ये बात हमें थोड़ी सी अजीब लग रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। तो इसके लिए आपको ये ग्रामर देखनी पड़ेगी। ये ग्रामर लिखी हुई है CFG, एक्चुअली लिखी हुई है वेरिएबल डिक्लेरेशन, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और वैसे तो हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर सिंपलिसिटी हमने सिर्फ 2 डेटा टाइप्स रखी हैं कि हमारी डेटा टाइप या तो इंटीजर हो सकती है या फ्लोट हो सकती है। ठीक है, अगर इंटीजर या फ्लोट तरह की हमारे पास कोई डेटा टाइप है, तो ये CFG क्या कह रही है, ये CFG कह रही है कि L हमेशा प्रोड्यूस करेगा क्या, आईडी, या तो एक अकेला आईडी प्रोड्यूस करेगा या L1 कॉमा आईडी, क्योंकि कभी कभार हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखने का हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका हमारे पास ये होता है कि मैं लिख दूं इंटीजर a, लेकिन कभी कभार मैं ऐसे भी लिख रही होती हूँ इंटीजर a, b, c, ये भी सही। ठीक है, तो अब इस तरह के कैसे डील करें? तो ग्रामर हम ऐसे लिख रहे हैं कि वो इसको भी कवर करे। इसको कवर करने के लिए क्या होगा कि बाकी सब को हम कह रहे हैं, कॉमा से पहले को हम कह रहे हैं लिस्ट, और आखिरी वाले को हम कह रहे हैं आईडी। ये पूरा आईडी जैसे बाइनरी नंबर का कर रहे थे, बाइनरी नंबर में भी हम आखिरी वाले नंबर को पकड़ रहे थे और बाकी सबको हम लिस्ट में डाल रहे थे। तो यहाँ पर भी अगर हमने बहुत सारे वेरिएबल एक साथ ले लिए हैं, तो हम क्या कह रहे हैं अपनी ग्रामर के अंदर कि आखिरी वाला आईडी जो है वो आईडी और बाकी सारा लिस्ट है। ठीक है, तो ग्रामर हमारी क्या कह रही है, हमारी ग्रामर कह रही है कि या तो लिस्ट में एक अकेला आईडी पड़ा हो सकता है, या लिस्ट में कॉमा आईडी पड़ा होगा और पीछे एक लंबी लिस्ट होगी। तो ये लिस्ट अपने आप को रिकर्सिवली जनरेट करती रहेगी, कब तक, जब तक कि इसको आईडी नहीं मिल जाता। ठीक है, ये तो है L की कहानी। फिर हमारे पास एक T भी है। T सिंबल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, या तो INT या फ्लोट।
और ओवरऑल हमारा स्टार्टिंग सिंबल है डी। डी प्रोड्यूस करेगा टी एल। टी के अंदर पड़ी होगी हमारी डेटा टाइप और एल के अंदर पड़ी होगी हमारे आईडीज की लिस्ट। ये ग्रामर सबको क्लियर हो गई? सीएफजी तो बिल्कुल सिंपल यस है। मैम। अब हम देते हैं इसके सिमेंटिक रूल्स। ठीक है, सिमेंटिक रूल्स के अंदर हम कह रहे हैं हमने एक एट्रीब्यूट लिया है और उस एट्रीब्यूट का नाम है INH। ठीक है, अब इसके अंदर जो L का एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट हमें L के लिए लेना पड़ेगा और एक एट्रीब्यूट हमें T के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, T के लिए जो हमने लिया है उसका हमने नाम रख दिया टाइप और L के लिए जो हमने लिया उसका नाम रख दिया INH। ठीक है, अब देखें टाइप की वैल्यू हमेशा कहाँ पता चलेगी? टाइप की वैल्यू या तो इंटीजर होगी या फ्लोट होगी और ये इसके चिल्ड्रन से ही पता चलेगी। लेकिन जो INH की वैल्यू है वो हमेशा हमें सिबलिंग से पता चलेगी। जब भी L.id होगा तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी ID आ रहा है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए? उसकी टाइप वो है जो बराबर वाले की। ठीक है, हमेशा हम कह रहे हैं कि जो बराबर वाला हमारा L है ना, असल में हमें टाइप किसकी रखनी है? टाइप रखनी है L की, लेकिन ID की टाइप वो होगी जो इसके बराबर वाली की। भी पार्ट 3 बनाते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम L1 के केस में क्या कह रहे हैं कि L1 की टाइप हमेशा जो भी हमारी लिस्ट है उसकी टाइप इसके सिबलिंग वाली की टाइप होनी चाहिए, बराबर वाली की टाइप होनी चाहिए। और फिर हम T को कह रहे हैं कि T की टाइप जो है वो या तो फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है। और आखिर में हम कह रहे हैं कि जो इनहेरिटेड टाइप है वो वही होगी जो T की टाइप निकले वही इसके सारे L's की टाइप करे। अगर ये हमारी ग्रामर है तो ये इनपुट को पार्स कैसे करेगा, इसको पार्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरी इनपुट क्या है? मेरा इनपुट है फ्लोट ID कॉमा ID। ठीक है, ये मेरा इनपुट है, दो आईडीज दिए मैंने कॉमा लगा के। तो कहाँ से मेरा ग्रामर स्टार्ट होगी? सबसे पहले डी क्या प्रोड्यूस कर पाएगा? डी प्रोड्यूस कर पाएगा टी और एल। ठीक है, टी प्रोड्यूस कर देगा क्या? सीधा सीधा फ्लोट। फ्लोट। लेकिन एल प्रोड्यूस करेगा क्या? एल L1 कॉमा आईडी। आईडी। ठीक है, फिर एल क्या प्रोड्यूस करेगा? एल प्रोड्यूस करेगा, ये L1 था, जी बेटा L1 था ये। हाँ, ये L1 सिर्फ इसलिए कि लेफ्ट और राइट के दरमियान डिफरेंशिएट हो जाए। L प्रोड्यूसेस L कॉमा ID, ये रिकर्सिव ही है। लेकिन कहीं लेफ्ट साइड क्योंकि प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये L और ये L अलग है, तो किस में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका या इसका? तो L.1 लिखने का मतलब ये कि आपको पता चल जाए कि हम L इस वाले की बात कर रहे हैं, वैसे फर्क नहीं। चलो फिर भी मैं, अगर आपको लग रहा है वैसे सेम ही है, लेकिन मैं इसको L1 कर देती हूँ। तो पार्स होगी स्टेटमेंट। अब इसको हम बॉटम अप करके देखते हैं, इसको सिमेंटिक एनालिसिस करके देखते हैं। हम कहते हैं कि जब भी L.id हो जाएगा तो ID की टाइप क्या होगी? ID की टाइप हमें लेनी पड़ेगी इनहेरिट करने। ठीक है, तो जब भी ये वाला ID की एंट्री होगी, ID की टाइप क्या होनी चाहिए? फ्लोट। अब इसकी देखिए, फ्लोट तो आपने मुझे यहाँ से वैल्यू देखकर बता दिया, लेकिन ये क्या ये वैल्यू है मेरे पास? L.INH नाम की कोई वैल्यू है मेरे पास? नहीं, अभी तो इवेल्युएट ही नहीं हुई, तो मैं रुक जाऊंगी। ID को कोई वैल्यू नहीं दे पा रही क्योंकि इसके चिल्ड्रन से ना इस नोड से इसका मुझे वैल्यू नहीं मिल पा रही। ठीक है, फिर मैं जाऊंगी L की तरफ। ठीक है, ये कौन सी प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन है L कॉमा ID वाली, ये नंबर 4 वाली प्रोडक्शन। चलो नंबर 4 वाली प्रोडक्शन से पूछते हैं, शायद हमें कुछ समझ में आ जाए। वो कह रही है कि L.INH इसके पास एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम है INH, और उसकी वैल्यू क्या हो जाए? उसकी वैल्यू अगेन हो जाए L.INH। तो क्या वैल्यू दूं? क्या मेरे पास कोई वैल्यू है? नहीं। क्या मेरे पास कोई वैल्यू है? नहीं।
एक स्टेप, इसको भी आईडी को भी वैल्यू चाहिए, मुझे नहीं पता क्या है, अभी तक मैं पता ही नहीं लगा सकती कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मैं कौन सी प्रोडक्शन पर आ गई हूँ, यही वाली एल प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोडक्शन नंबर 4 पर ही खड़ी हूँ। और 4 क्या कह रही है, 4 कह रही है कि भाई L1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L1 की वैल्यू वही होनी चाहिए कि L1 आई। तो अभी भी मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, क्या करूं, समझ ही नहीं आ पा रहा। चलो इस प्रोडक्शन से पूछते हैं। ठीक, ये है सिंथेसाइज्ड, ये मेरा सबसे पसंदीदा एट्रीब्यूट इस ग्रामर के अंदर, क्योंकि ये है सिंथेसाइज्ड। जब मैं इस प्रोडक्शन पे पहुंचती हूँ, प्रोडक्शन नंबर कौन सी है, प्रोडक्शन नंबर 3। प्रोडक्शन नंबर 3 कहती है कि जब भी आप टी प्रोड्यूसेस फ्लोट हो तो टी डॉट टाइप क्या हो जानी चाहिए, फ्लोट। फ्लोट। चलो शुक्र है, तो यहाँ पे हमारी टाइप हमें मिल गई फ्लोट, है ना, ये टाइप मुझे मिल गई फ्लोट। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैं और ऊपर गई, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 1। प्रोडक्शन नंबर 1 मुझे बता रही है कि INH की टाइप क्या हो जानी चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 1 पर कहीं जाकर मुझे पता चला कि INH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वही जो टी डॉट टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोट। फ्लोट। जब इसकी फ्लोट होगी तो इसको पता चलेगा, अच्छा अच्छा मुझे वैल्यू करनी चाहिए फ्लोट। कैसे, क्योंकि ये एल पर क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन नंबर 3। प्रोडक्शन नंबर 3 कह रही है कि L1 की वैल्यू वो हो जो कि INH की वैल्यू। तो अब तो मुझे मिल गई ना INH की वैल्यू, INH की वैल्यू है फ्लोट। ठीक है, ये अब मुझे मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैं दे सकती हूँ ड्यू टू दिस प्रोडक्शन L1 डॉट INH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो INH L डॉट INH की वैल्यू है, जो कि ये, तो इसको वैल्यू मिल जाएगी फ्लोट। जब इसको फ्लोट मिलेगी तो फिर ही इसको भी फ्लोट मिल जाएगी। और जब इसको फ्लोट मिलेगी तभी इसको भी फ्लोट मिलेगी, और तब इसको फ्लोट मिलेगी। मैम ये बॉटम अप कर रहे हैं। पार्स तो बेटा हमने बिल्कुल बॉटम अप किया था, पार्सिंग बॉटम अप की, लेकिन एट्रीब्यूट इवेल्युएट नहीं हो सके। जब हम बॉटम अप पार्स कर रहे थे तो हम रुक गए, क्योंकि INH की वैल्यू हमें नहीं पता थी। फिर हम और ऊपर बॉटम अप पार्सिंग के दौरान भी, चाहे हमने बॉटम अप ही किया है, लेकिन हमें वैल्यूज जो मिली वो कहाँ से मिली, वो वैल्यूज मिली उसके पेरेंट से मिली या उसके सिबलिंग से मिली। शुरू तो हमने बॉटम अप ही किया था, लेकिन वैल्यू पता नहीं चल सकी। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। एन एट्रीब्यूट इज सेड टू बी इनहेरिटेड इफ इट्स वैल्यू एट पार्स ट्री नोड n is determined from the values of its parent, sibling और n itself। तो अभी हमने यही किया कि कहीं कहीं हमें वैल्यू देखें, यहाँ पर ही दोबारा बना हुआ है, कहीं वैल्यू पेरेंट से मिली, इस आईडी को वैल्यू मिली पेरेंट से, ठीक है, लेकिन इस वाले आईडी को वैल्यू मिली सिबलिंग से। तो कहीं कहीं हमें सिबलिंग से वैल्यू मिल रही होगी, कहीं कहीं हमें, ये थोड़ा पार्स ट्री जो बुक में बना हुआ है ना, थोड़ा टेक्निकल बना हुआ है, तो आप इस पार्स ट्री को जो अभी अभी मैंने आपके सामने बनाया इसको रेफर कर सकते हैं। बना ये भी वही है, लेकिन ये हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करे, बात ये भी यही कह रहा है। लेकिन इस एरोज से आपको साफ पता लग रहा है कि कहीं कहीं जो एट्रीब्यूट्स हमें मिल रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं नोड को, और कहीं कहीं लेफ्ट साइड वाले सिबलिंग से मिल रहे हैं। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। क्लियर है, इसके अंदर जो हमने टाइप एट्रीब्यूट यूज किया वो सिंथेसाइज था, लेकिन इसके अंदर जो हमने INH एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया वो इनहेरिटेड था। ठीक है, ठीक है, एक और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की एग्जांपल है। इसके अंदर भी दो एट्रीब्यूट्स हमने लिए हुए हैं। ग्रामर जो कि हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, जब से हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन शुरू की है। ये ग्रामर है जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को पार्स कर सकती है, किसी भी दो नंबर के दरमियान अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको पार्स कर लेगी। ठीक है, इसके अंदर हमने वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है, f डॉट वैल, f के साथ एसोसिएट किया है वैल्यू, t के साथ वैल्यू एसोसिएट किए हैं दो एट्रीब्यूट, एक syn और एक INH। तो इसके अंदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स भी हैं और इनहेरिटेड भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जो लिस्ट वाले हैं ना दोनों, ft डैश और ft डैश, इसके अंदर जो t आएगा वो हमेशा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होगा। इसको वैल्यू नहीं मिल पाएगी जब तक कि इसके सिबलिंग्स की वैल्यू पता नहीं चलेगी। इन दोनों को वैल्यूज हमेशा मिलेगी सिबलिंग के साथ। तो अगर हम इसका पार्स ट्री देखेंगे, अगर आप कहें तो उसको बनाएं,
या समझ में आ रहा है यहीं से? शुरू से बनाऊं या समझ में आ जाएगा? हम इस ग्रामर के थ्रू पार्ट्स करना चाह रहे हैं 3 × 5, ठीक है? तो पार्ट्स कैसे होगा? जाहिर है सबसे पहले टी प्रोड्यूस करेगा एफ टी डैश, टी ने प्रोड्यूस किया एफ टी डैश, उसके बाद एफ ने प्रोड्यूस किया 3, ठीक है? लेकिन टी डैश के अंदर फिर आ गया हमारे पास स्टार एफ टी डैश, और फिर एफ ने प्रोड्यूस किया 5, और आखिरी वाले टी डैश ने प्रोड्यूस किया नल। ये वाली पार्सिंग जो है वो हम बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं, तो ये पार्ट्स तो आप सारे कर लें। अब आखिरी मसला रह गया कि इसके एट्रीब्यूट्स की हमें वैल्यू कहाँ से मिले, ठीक है? तो जब मैं वैल्यू पर खड़ी हूँ, वैल्यू को एट्रीब्यूट कहाँ से, एफ डॉट वेल को एट्रीब्यूट कहाँ से मिलेगा? ये इसी नोड पर मिल जाएगा। एफ डॉट वेल की वैल्यू वही होगी जो डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू होगी। ये मैं सिंबल टेबल से उठा सकती हूँ 3 वैल्यू वैल्यू। चलो भाई 3 डॉट वेल समझ में आ गया ये वाली वैल्यू कैसे आई? इसी तरह ये वाली एफ डॉट वेल को वैल्यू मिल जाएगी वही जो एफ की वैल्यू है, तो जो 5 की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जब ये एफ टी डैश, तो अब जो एफ टी डैश की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? टी डैश की वैल्यू वो होगी जो टी आई एन एच मल्टीप्लाई एफ वेल की वैल्यू है। इस प्रोडक्शन को गौर से देखिए, नंबर 2, ठीक है? ये हम प्रोडक्शन नंबर 2 पर ही खड़े हैं ना, स्टार एफ टी डैश। तो स्टार एफ टी डैश में हम कह रहे हैं कि टी डॉट आई एन एच की वैल्यू वो होगी जो क्या होगी? टी आई एन एच मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट वेल। तो मेरे पास यहाँ पर एफ डॉट वेल की वैल्यू तो पड़ी होगी, लेकिन टी आई एन एच की वैल्यू नहीं पड़ी। टी आई एन एच की वैल्यू के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। करके दिखाऊं उसको शुरू से? समझ में आ गई ये बात? ये बिल्कुल सेम वैसे ही मामला हो रहा है। आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम आ रहा है। आ रहा है, ठीक है? तो इसको आप पार्ट्स कर लेंगे, चलेंगे। यस मैम। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एसडीडी? ये जो सब कुछ हम अभी कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसकी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा टाइप चेकिंग में। जब भी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान टाइप चेकिंग कर रहे होते हैं तो हम इसमें एसडीडीज को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के अंदर भी हम एसडीडीज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि एक हमारी प्रोडक्शन है और साथ में प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, तो कोड जनरेशन में भी हमें मदद देती है, ठीक है? अच्छा, the main application of this section is to construct syntax trees, ठीक है? हम इसी तरीके से syntax tree भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जो हमने सारी अभी ग्रामर्स डिस्कस किए हैं इसके थ्रू हम syntax trees को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, syntax डायरेक्टेड डेफिनेशन दो तरह की होती है। एक सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो होती है वो एस एट्रीब्यूटेड होती है और एक होती है एल एट्रीब्यूटेड। इन दोनों में क्या फर्क है? अगर किसी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स हो, जैसे कि हमने पहली एग्जांपल ली थी, पहली वाली जो एग्जांपल थी, ये जो एग्जांपल्स हमने ली, अब इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है काउंट, और वो क्या है? सिंथेसाइज्ड। तो अगर आपकी ग्रामर के अंदर जो एट्रीब्यूट हो वो सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हो, तो उस तरह की ग्रामर को हम क्या कहते हैं? एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर। एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर का मतलब है कि आपकी सिंथेसाइज सारे के सारे जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हों, लेकिन अगर आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सिंथेसाइज भी हैं और इनहेरिटेड भी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो ग्रामर क्या है? एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर, ठीक है? चलिए इस पॉइंट पर मैं दोबारा आती हूँ। ये सिंटेक्स ट्री वाली जो बात मैंने आपसे की थी कि ये सिंटेक्स ट्री भी जनरेट करने में हमारी मदद कर सकती है। तो ये कैसे? एक एग्जांपल दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई प्रोडक्शन है तो मैं इसके साथ ऐसी प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन एसोसिएट कर सकती हूँ कि मैं सिंटेक्स ट्री भी बना सकती हूँ। ये एग्जांपल मैं कराना चाह रही थी, इस वजह से मैंने पिछली वाली को जरा इतना टाइम नहीं दिया। ठीक है, इस ग्रामर से पार्ट्स बेसिकली क्या हो जाएगा?
इस ग्रामर से पार्स हो सकता है कोई भी आईडीज और उनके दरमियान प्लस हो या माइनस हो। तो मैं एक इनपुट ले लेती हूँ यहाँ पर, आईडी प्लस आईडी। ठीक है, ये पार्स हो जाएगा इस ग्रामर से। यस मैम। मैंने एक स्टार्ट सिंबल लिया ई प्रोड्यूस करेगा क्या, चले एक थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए माइनस आईडी भी ले लेते हैं। ई प्रोड्यूस करेगा क्या, E1 plus T. ई प्लस टी। माइनस भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट रिकर्सिव है तो आप कोई भी ले ले। ई प्लस टी ले लो, नहीं बल्कि ई माइनस टी करेगा, प्लस नहीं करेगा। ठीक है, ई माइनस टी ले लिया मैंने, और इस ई से मैंने क्या प्रोड्यूस करवा लिया, इस ई से मैंने प्रोड्यूस करवा लिया ई माइनस टी Plus T. ई Plus प्लस। प्लस T plus T. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सारे, ई प्लस टी। ठीक है, और इस ई से मैंने क्या प्रोड्यूस करवा लिया, खाली टी, और इससे मैंने क्या प्रोड्यूस करवा लिया, ID. आईडी आईडी आईडी। ठीक है, अब जरा चलते हैं सिमेंटिक एक्शंस की तरफ। ठीक है, ये एक्चुअली क्या करेगा, ये तो मैंने अपने हाथ से पेन से बना लिया है यहाँ पर, लेकिन सचमुच जब ये प्रोडक्शन चल रही होगी, जब ये इनपुट पार्ट्स हो रहा होगा, तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है प्रोडक्शन नंबर 5। 5। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जब भी प्रोडक्शन नंबर 5 हिट हो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास एक नया लीफ आ जाना चाहिए। तो हमने एक नया लीफ क्रिएट कर दिया। ठीक है, और उस लीफ की पहली वैल्यू है आईडी, और दूसरी होगी आईडी डॉट एंट्री, यानी कि वो ए बी सी आपने सचमुच में उस वेरिएबल का नाम जो भी लिखा है तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सचमुच में आप आईडी डॉट आईडी तो नहीं लिखेंगे, आपने लिखा होगा ए बी सी डी, तो इसकी एंट्री ये हिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, देन जब ये वाला आया होगा तो ये भी यही प्रोडक्शन कह रही है, ये भी प्रोडक्शन कह रही है, एक लीफ बना लो और उस लीफ का नाम होना चाहिए आईडी, और उसकी एंट्री। और यहाँ पर भी एक लीफ बन जाना चाहिए, उस लीफ का नाम होना चाहिए आईडी और उसकी एंट्री। तो हमने 3 नोड बना लिए, नोड कह लें, लीफ कह लें, जो भी कह लें। और वो नोड क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि जितनी दफा ये वाली प्रोडक्शन हिट हो उतनी दफा एक न्यू लीफ बना लो। उसके बाद अब हम यहाँ पहुंचते हैं, ये कौन सी वाली है, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है। थर्ड। प्रोडक्शन नंबर 3 कहती है कि एक नोड बनाओ और उस नोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वही जो टी डॉट नोड की वैल्यू है। तो ये है टी डॉट नोड। ठीक है, ये टी डॉट नोड है। अच्छा, लेट सपोज हम नंबर्स ले लेते हैं। लेट सपोज इस नोड का एड्रेस है मेमोरी में 200। मेमोरी एड्रेस कोई ना कोई होगा ना, नोड मेमोरी में बना होगा। ठीक है, इस नोड का एड्रेस है 300। लेट सपोज इस नोड का एड्रेस है 400। तो ये 4 अलग अलग नोड्स हमने बनाए। अब हम कह रहे हैं कि भाई टी डॉट नोड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वही जो कि 200 की वैल्यू, ऐसा है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 300, टी डॉट नोड की वैल्यू, इसका मेमोरी एड्रेस 3 बनेगा, और इस वाले का मेमोरी एड्रेस 400 बनेगा। है या नहीं है, क्योंकि मेमोरी के अंदर लीफ बने हुए तो इनके मेमोरी एड्रेस है। अब ई पे कह रहे हैं कि ई पे एक नोड होना चाहिए और उस नोड का मेमोरी एड्रेस क्या होना चाहिए, उस नोड का मेमोरी एड्रेस होना चाहिए, मैंने ई का एक नोड बना लिया। ठीक है, और उस नोड का एड्रेस क्या होना चाहिए, उस नोड का जो एड्रेस होना चाहिए वो टी डॉट नोड होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ई की बात मानी, एक नोड तो बना लिया, और उस नोड का मेमोरी एड्रेस क्या है, वो पॉइंट कर रहा है इसको, यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर दे दिया इसको, तो यहाँ पर ई डॉट नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी,
200, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है नीचे वाले को, ठीक है। और ई डॉट नोड बनेगा कैसे, जितनी दफा भी ई प्लस टी आए तो एक न्यू नोड बन जाना चाहिए, और उस न्यू नोड के अंदर होना क्या चाहिए, उस न्यू नोड के अंदर होना चाहिए पहले प्लस, फिर ई डॉट नोड का एड्रेस, और फिर टी डॉट नोड, ठीक है। तो इसका जो दूसरी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वो टी वाली 300 वाली, ये देखें ना, ये ई की वैल्यू तो ये वाली है, और टी की वैल्यू क्या है, 300 वाली। तो मैंने इसका जो दूसरा वाला नोड है उसको मैंने ये वाला एड्रेस दे दिया, इस टी वाला, ठीक है। ये प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन मेरी इस तरह से चलेगी कि जब भी मैं प्लस के लिए काम कर रही हूँ तो उसके पहले नोड के अंदर प्लस पड़ा होगा, फिर ई डॉट नोड का एड्रेस पड़ा होगा, और फिर टी डॉट नोड का एड्रेस पड़ा होगा। और इसी तरह माइनस के केस में भी यही है, माइनस के केस में भी यही है। ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, ठीक है। प्रोडक्शन नंबर अब इसका मेमोरी एड्रेस क्या होना चाहिए, जो E1 का है, E1 डॉट नोड और ठीक है। T यहाँ डॉट पर नोड। मेरे पास एक नया नोड आना चाहिए, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है। ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा। ई नोड की वैल्यू हमारे पास एक नया नोड आ गया है और उसके अंदर प्लस है, ठीक है, पहले मौजूद, ठीक है। और किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये 200, इसका मेमोरी एड्रेस मैम मैंने आपके वो लैपटॉप भी बोल के लिए मेरे लैपटॉप, सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, थैंक यू, ठीक है। तो इसका मेमोरी एड्रेस भी 200 हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में हम कह रहे हैं कि ये ई किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये अल्टीमेटली ई भी 200 को ही पॉइंट कर रहा होगा। तो एक्चुअली जो ई के अंदर पड़ा हुआ है, ई को माइनस करो उससे जो टी के अंदर पड़ा हुआ है, ये अल्टीमेटली हमारी जो है वो एक सिंटेक्स ट्री डिफाइन होता जाएगा इस सारे नोटेशंस के साथ। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात, कि ये हमने सिमेंटिक रूल्स लिखे, लेकिन ये सिमेंटिक रूल इस हिसाब से लिखे कि ये ट्री बनाता जाए, ठीक है। और ये ट्री किस तरह से बनाता जाएगा, सिमेंटिक रूल के साथ बनाता जाएगा। अब यहाँ पर हमने नोड नाम का एक वेरिएबल लिया है, तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये सिंथेसाइज्ड है या इनहेरिटेड है, ये सिंथेसाइज्ड, एग्जैक्टली, क्योंकि हर नोड को वैल्यू मिल रही है उसके चिल्ड्रन से। तो नोड नाम का हमने एक एट्रीब्यूट लिया है और वो एट्रीब्यूट है सिंथेसाइज्ड, क्योंकि हर दफा नोड की वैल्यू उसके चिल्ड्रन से वैल्यूएट हो जाएगी। इसको वैल्यू इसके चाइल्ड से मिलेगी, इसको वैल्यू इसके चाइल्ड से मिलेगी, इसको वैल्यू इसके चाइल्ड से मिल जाएगी। मैम सिमेंटिक रूल्स सबके डिफरेंट हो सकते हैं? बिल्कुल, हमेशा ही डिफरेंट होंगे, हर बार सिमेंटिक रूल डिफरेंट होंगे। वो आपको पता है कि वो ग्रामर आपने क्या लिखी है और उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने वो ग्रामर लिखी है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यूजर का वेरिएबल नेम सही हो और वो वेरिएबल मेमोरी में एलोकेट हो जाए। अगर आपने सिंटेक्स डेफिनेशन लिखी है अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, तो उसका इवैल्यूएशन जो है वो ये होना चाहिए कि वो नंबर प्लस होकर उनका आउटपुट आ जाए। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखी है, सॉरी कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर लिखी है किसी फॉर लूप के लिए, तो उसमें शायद आपका जो सिमेंटिक ऑर्डर ये होना चाहिए कि आपको अल्टीमेटली पता चल जाए कि कितनी आइटरेशन होगी और अंदर वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए। तो हर बार एग्जैक्टली सिमेंटिक रूल डिफरेंट होंगे। आपने ग्रामर क्यों लिखी है और उस ग्रामर के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से आप सिमेंटिक रूल लिखेंगे, ठीक है। मैम सेम लैंग्वेज के लिए 2-3 सिमेंटिक रूल्स, मतलब अलग अलग? हर प्रोडक्शन का रूल अलग है ना, हमें ये देखना है कि हर प्रोडक्शन जब इस्तेमाल हो रही है तो उस प्रोडक्शन का जो है वो रूल अलग हो सकता है। तो जाहिर है कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज में 2-3 तरह के कंस्ट्रक्ट हैं, हम यहाँ पे देखें हमने सिर्फ ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी लिया है, हो सकता है आपकी लैंग्वेज ऐसी है कि वो प्लस माइनस भी कर रही हो, वो इफ एल्स भी कर रही हो, वो स्विच केस भी कर रही हो, वो लूप भी कर रही हो। तो इधर डिफरेंट केसेस में अलग अलग सिमेंटिक रूल हो सकते हैं। मगर जाहिर है कि सिमेंटिक्स एक तरह की प्रोडक्शन, सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग। अब ऐसे थोड़ी कि प्लस की मीनिंग आप कुछ और निकाल रही हो, माइनस की मीनिंग कुछ और निकाल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ये आपका अपना पर्सनल कोई है, जैसे कि प्लस, अब ये मैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पर यूज कर रही हूँ, हो सकता है आपकी ग्रामर में जो प्लस इस्तेमाल हो रहा हो वो प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपका सिमेंटिक रूल जाहिर है करस्पॉन्डिंग कुछ और बनेगा, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपका सिमेंटिक रूल जो है वो
किस तरह से काम करेगा और क्या हो रहा होगा। जैसे कि सबसे जो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सीधे सिमेंटिक रूल से स्टार्ट किया था। आपका सिमेंटिक रूल सिर्फ प्रिंट कराना हो सकता है कि बस जो वो प्रोडक्शन हिट होगी तो प्रिंट कर दो नंबर भी। ये जो हमने ये वाली एग्जांपल की थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हम कह रहे थे कि जब 9 हो तो 9 प्रिंट कर दो, जब प्लस हो तो प्लस प्रिंट कर दो, जब माइनस हो तो माइनस प्रिंट कर दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो हम इसके अंदर हमने एडवांसमेंट की थी वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने की, कि सिमेंटिक रूल को थोड़ा चेंज किया कि भाई एज इट इज प्रिंट नहीं करो, बल्कि प्रिंट किस रेफरेंस से करो, प्रिंट करो पोस्ट फिक्स के हिसाब से। तो फिर ये देखेंगे हमने एक सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन देखी थी जो उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो आपका सिमेंटिक एनालिसिस ऐसा हो सकता है कि वो सेम उसी तरीके से दोबारा प्रिंट कर दे, ये आपका सिमेंटिक चेक है, चलो भाई प्रिंट तो कर रहा है ना। और आपका ऐसा हो सकता है कि आप इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, आपका सिमेंटिक चेक हो सकता है वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहा है, ऐसा आप थोड़ा सिमेंटिक चेक डिफरेंट कर देंगे, वो प्रिंट ना करे बल्कि इसकी इवेल्युएशन बता दे, ये तो मुझे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके दे रहा है, आपका जो है वो इसको पूरा सॉल्व करके मुझे आउटपुट बता दे, ये भी आपका कुछ हो सकता है। ठीक जी, आपने उसमें लिखा था डिस्क्रिप्शन में कि हमें अगर नॉन डिटरमिनिज्म है तो वो भी खत्म करनी है, या लेफ्ट रिकर्जन वगैरह, अगर हम ऐसी बना रहे हैं जिसमें वो हो ही ना चीजें, फिर बिल्कुल सही हो। ऐसा इसका मतलब है कि आपने कुछ ज्यादा ही सिंपल लैंग्वेज ले ली, ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा आपकी मेहनत तो नजर आए ना। ये तब होगा जब आपने इतनी सीधी सीधी कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उठा ली है कि वो जैसे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, वो हम इतना दफा उसको रिपीट कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप डायरेक्टली लिखते ही जो है वो नॉन अनएम्बिगुअस है। तो लेकिन जब आप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लेंगे तो मैं तो यही समझती हूँ कि शायद उसमें फिर भी आप प्रेजेंट करेंगे तो आप प्रेजेंट उसको अच्छे तरीके से करें और आप उसको समझाएं कि उसमें आपने एक्चुअली कंट्रीब्यूट क्या किया है। चलो अगर सारी मेहनत आपने एम्बिग्विटी के अंदर नहीं की, लेफ्ट फैक्टरिंग के अंदर नहीं की, लेफ्ट रिकर्जन के अंदर नहीं की, तो बाकी आपने उस ग्रामर को प्रपोज करने में एक्चुअली क्या मेहनत की है, थोड़ा बहुत जस्टिफाई उस बात को कर दें। कॉन्सेप्ट्स कौन से अप्लाई किए जो आपने कम सब्जेक्ट में सीखे? अगर सब्जेक्ट में सीखने वाले कोई कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं हुए तो फिर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हुआ, जाहिर है। ठीक है, तो ये जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाली एग्जांपल नोड वाली, ये पार्स ट्री बनाने वाली, इसकी थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी भी है, बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। अगर आपको मेरी बात अभी भी समझ नहीं आई है तो आप इसको बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेजर कंसर्न आ जाते हैं जो हम अब थ्योरेटिकल जल्दी जल्दी डिस्कशन कवर कर लें। एक मेजर कंसर्न ये आ सकता है कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स बनाए कहीं उसके अंदर सर्कुलर डिपेंडेंसी ना आ जाए, कि ए जो है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहता हो बी से और बी एट्रीब्यूट वापस ए से चाहता हो, तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी आ जाएगी और दोनों को कभी भी वैल्यू मिल नहीं पाएगी। तो या तो टॉप डाउन डिपेंडेंसी हो या बॉटम अप डिपेंडेंसी हो, कोई एक तरह की डिपेंडेंसी आप अपनी ग्रामर के अंदर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने टॉप डाउन बॉटम अप दोनों तरह की डिपेंडेंसी रख दी तो उसके अंदर सर्कुलर डिपेंडेंसी आ सकती है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर आपने सिमेंटिक रूल ऐसा लिख दिया ए प्रोड्यूसेस बी, अब ए को वैल्यू तब मिलेगी बी ऑफ आई से और बी ऑफ आई को वैल्यू कब मिलेगी ए ऑफ एस से, तो कब मिलेगी वैल्यू? ये वैल्यूज कभी इवैल्यूएट हो नहीं पाएंगी और इसको हम कहते हैं सर्कुलर डिपेंडेंसी। ये इस तरह के रूल आपको नहीं लिखने। इवेल्युएशन ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि कौन सा इवेल्युएट पहले होगा? जैसे अभी हमने ये वाली एक और एग्जांपल देखी थी, इरेज कर दी मैंने वो एग्जांपल, लेकिन उसमें हमने देखा था कि इवेल्युएशन जो है वो ऑर्डर वेरी कर सकता है। तो इवेल्युएशन ऑर्डर पता लगाने के लिए हम डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं। डिपेंडेंसी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि हमेशा हम एक एज लेते हैं उस वेरिएबल के साथ कि जो जिसपे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंडेंसी ग्राफ बनाने से हमें इवैल्यूएशन ऑर्डर पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल अब ये ई वैल्यू जो है ये किस पर डिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी। तो ये हमने एक छोटा सा इवैल्यूएशन ऑर्डर के लिए ग्राफ बना लिया है। ये डिपेंडेंसी ग्राफ है कि भाई ये वैल्यू डिपेंडेंट है इस वाली ई की वैल्यू पर भी और इस वाली टी की वैल्यू भी। तो इस तरह अगर आप ये रूल अप्लाई करें तो आप पूरी की पूरी ग्रामर का डिपेंडेंसी ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारे पास आ गया एक डिपेंडेंसी ग्राफ। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल किसी भी डिजिट की वैल्यू कहाँ से डिपेंडेंट है, उसके पेरेंट पर डिपेंडेंट है, ये भी इसके पेरेंट पर डिपेंडेंट है, ये भी इसके पेरेंट पर डिपेंडेंट है। जितने भी डिजिट्स आएंगे उनकी वैल्यू उसके पेरेंट पर डिपेंडेंट होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन जो INH एट्रीब्यूट है, टी का INH एट्रीब्यूट, टी का INH एट्रीब्यूट किस पर डिपेंडेंट होगा? एक तो f डॉट वेल जो नीचे से मिल रहा है,
और एक इसका सिबलिंग, ठीक है। तो एक आपको जो है वो अपने इससे मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल TINH को देखें, ये किस पर डिपेंडेंट है, ये इस F.well अपने सिबलिंग पर भी डिपेंडेंट है। कुछ वैल्यू इसको यहाँ से मिल जाएगी और कुछ वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कुछ वैल्यू कभी कभार पेरेंट से भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब ये T, अब ये नल नजर आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि इसकी वैल्यू नल होनी है या जीरो होनी है, नहीं नहीं, ये INH वैल्यू कहाँ से ले रहा होगा, ये INH वैल्यू ले रहा होगा अपने सिबलिंग से या अपने पेरेंट से, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी ग्राफ्स हम बना सकते हैं। डिपेंडेंसी ग्राफ का काम ये होता है कि एक्चुअली हमें इवैल्यूएशन ऑर्डर पता चल जाता है कि किस ऑर्डर में हम एट्रीब्यूट्स को इवैल्यूएट करेंगे। जब आप एट्रीब्यूट्स लिखें, अपनी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखें, तो साथ में एक छोटा सा ग्राफ बनाकर अपने आप को भी क्लियर कर लें और आप दिखाने वाले को भी क्लियर कर लें कि इन एट्रीब्यूट्स का इवैल्यूएशन ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा इवैल्यूएट होगा, उसके बाद कौन सा इवैल्यूएट होगा। अब ये देखें, ग्राफ टोटली हमें क्लैरिटी दे रहा है कि सबसे पहले जो है ये नीचे के एट्रीब्यूट जो है वो इवैल्यूएट होंगे, और फिर जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं तो ये एट्रीब्यूट तब तक इवैल्यूएट नहीं हो सकता जब तक इसको लेफ्ट साइड से वैल्यूज ना मिल जाए, लेकिन ये एट्रीब्यूट जो है वो हो सकता है जब इसको बॉटम से वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू भी सबसे आखिर में, क्योंकि सब पे डिपेंडेंट है। जब तक सारे के सारे वैल्यूज नहीं मिल जाती तब तक T डॉट वैल्यू को अपनी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपको इसके अंदर साइकिल भी फौरन पता चल जाएगी। जब आप ये डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएंगे तो अगर इसके अंदर कोई सर्कुलर डिपेंडेंसी होगी तो आपको साइकिल बनी हुई नजर आ जाएगी, और वो साइकिल तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। यहाँ पर देखें कोई साइकिल नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई डिपेंडेंसी रख दी होंगी जो सर्कुलर डिपेंडेंसी होंगी तो आपको अपने ग्राफ के अंदर साइकिल बनी हुई नजर आएगी, और फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आप उसको रिमूव भी कर पाएंगे, ठीक है। कंक्लूड करने के लिए मैंने आखिरी में आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन होती है, एक एस एट्रीब्यूटेड ट्रांसलेशन और एक एल एट्रीब्यूटेड ट्रांसलेशन। एस एट्रीब्यूटेड ट्रांसलेशन उसको कहते हैं कि जब सारे एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज्ड हो। अगर ग्रामर के अंदर सारे एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड हैं और उसकी वैल्यू कहाँ से एवेल्युएट हो रही है, चाइल्ड से एवेल्युएट हो रही है या उसकी लेफ्ट साइड से एवेल्युएट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। लेकिन अगर एट्रीब्यूट जो है वो ग्रामर आपकी एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर है तो उसके अंदर दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स होंगे, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट भी मौजूद होंगे और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे कि देखें, कुछ एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड है मगर कुछ एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेड हैं जो कि उसके सिबलिंग से या उसके पेरेंट से इवैल्यूएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर की एक एग्जांपल है कि देखें इसके अंदर वैल्यू नाम का भी एक एट्रीब्यूट मौजूद है और INH नाम का भी एट्रीब्यूट है। वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, वो है सिंथेसाइज, जबकि INH नाम का जो एट्रीब्यूट है वो है इनहेरिटेड, ठीक है। ये किस तरह की, अगर आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये है प्रोडक्शन, ये है इसके रूल्स, तो ये एस एट्रीब्यूटेड है, एल एट्रीब्यूटेड है या दोनों नहीं है? एस एट्रीब्यूटेड, एस एट्रीब्यूटेड है। इसकी इवैल्यूएशन हो पाएगी? दोनों में से कोई भी नहीं है ना। देखें, सिंथेसाइज तो वो है कि अगर इसके चाइल्ड से मुझे वैल्यू पता चल जाती है, अब ए एस की वैल्यू क्या इसके चाइल्ड से पता चल जाएगी, यहाँ पे बी ऑफ आई है, यहाँ पे बी ऑफ बी है। एस एट्रीब्यूटेड हम इसको तब मानते कि जब ये बी ऑफ आई होता और बी ऑफ आई की वैल्यू हमें इसके चाइल्ड से मिल जाती, लेकिन ये प्रॉपर एस एट्रीब्यूटेड भी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू मिलेगी कैसे, ये मुझे समझाएं। देखें, नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये तो इवैल्यूएट ही कभी नहीं हो पाएगा। यस मैम, बस आ गया समझ में। आ गया ना समझ में, क्योंकि ये Yes, यहाँ पर ma'am. हम कह रहे हैं बी की एट्रीब्यूट बी, तो इसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, और बी ऑफ आई की वैल्यू इसके बराबर है, तो बी ऑफ आई की वैल्यू का मैं क्या करूं, क्या ए ऑफ एस को कभी वैल्यू मिल पाएगी? बी ऑफ आई तो हमें पता ही नहीं, तो ना ये एस एट्रीब्यूटेड है ना ये एल एट्रीब्यूटेड है। ये एक इनवैलिड किस्म की या एक अच्छी तरह से लिखी गई नहीं है एट्रीब्यूट ग्रामर। इनहेरिटेड ये तब हो जाती है अगर मैं इसको पूछूं आपसे कि इसको सिंथेसाइज्ड कैसे बनाया जाए, तो आप ए ऑफ एस को इक्वल कर दें बी ऑफ आई के। जब आप ए ऑफ एस को इक्वल कर देंगे बी ऑफ आई के, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, ये हो जाएगा सिंथेसाइज्ड हो जाएगा।
ठीक है, चलें अब हमारा क्लास ये कवर हो चुकी है। आप लोग ये आखिर की 1-2 स्लाइड जो कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आप सेल्फ स्टडी करके देखिएगा। आपको समझ में आए वेल एंड गुड, नहीं आए तो हम हमारी जो ईद के बाद नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इसको अच्छी तरह से, ये मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको थोड़ा सा खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे और पढ़ लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ थोड़े से इश्यूज हैं जो कि सिमेंटिक रूल्स लिखते हुए आ सकते हैं, और ये जब आप खुद पढ़ेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जब आप अपनी सिंथेसाइज्ड ग्रामर लिख रहे होंगे, एस एट्रीब्यूटेड या एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर लिख रहे होंगे, तो फिर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं। ओके मैम। चलें जी, तो फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे ईद के बाद। आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक हो। आपको भी मैम। खैर मुबारक। चलें जी, अल्लाह हाफिज।